This conference will now be recorded. वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। आप सुनाए खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी स्टार्ट करें। अच्छा, तो कल बेसिकली हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्रॉन जॉब को या स्केजुलिंग जो है उसको हम डिस्कस कर रहे थे। तो उससे पहले हमने टार यूटिलिटी को डिस्कस किया था, उसके बाद फिर हमने rsync SCP को यूज़ किया था रिमोट कॉपी के लिए, और फिर हमने rsync टूल यूज़ किया था। ठीक है, WinSCP का है आइडिया? यूज़ करते होंगे? जी वो तो FTP हाँ के लिए वगैरह ना। हाँ हाँ, WinSCP बेसिकली दीज आर द टूल्स जो कि आप हाँ कम्युनिकेट कर जी सकते हैं, कुछ चीज़ कॉपी करनी हो। तो rsync के थ्रू हमने बेसिकली ये देखा था कि हम किसी भी डायरेक्टरी को अगर सिंक करना चाहें तो हम आसानी से सिंक कर सकते हैं। तो उसके लिए बेसिकली हमने एक फिर उसके बाद हमने क्रॉन जॉब एक लिखी थी। ठीक है, किस तरह से क्रॉन टैब -E प्रेस करके, तो हमने यहाँ पे इस तरह एक क्रॉन जॉब लिखी थी dbbackup.sh के नाम से, कि ये हर 5 मिनट बाद चलेगा। तो अगर मैं इसको यहाँ पे चेंज करना चाहूँ 1 मिनट अच्छा वो भी कर सकता हूँ। जी हाँ वो शायद स्क्रीन वो का ओके। हाँ कल यहीं से हाँ अब आ गई स्क्रीन? जी ओके, जी कल हमने यहीं से बेसिकली किया था। तो मतलब इस तरह की हमने जी एक जॉब बनाई थी। तो इसमें हम बेसिकली अगर खाली ऑल स्टैटिक भी कर दें तब भी ये एवरी मिनट के बाद ये स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा। तो अच्छा, स्क्रिप्ट हमने एक बनाया था, लेट्स सपोज मैं दोबारा बना लेता हूँ db बैकअप। क्या था हमारा? कंट्रोल C क्रॉन टैब माइनस वो बेसिकली डिस्ट हमने के बाद। rsync के लिए जो है उसको शेड्यूल करने के लिए बनाया था ना। हाँ rsync के अलावा हम कोई भी टास्क इस तरह से शेड्यूल कर सकते हैं ना क्रॉन के थ्रू। एग्जैक्टली एनीथिंग एल्स कोई कमांड एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ आपको। ये मिसाल के तौर पे ये हमारा बैकअप स्क्रिप्ट है, मैं दोबारा राइट कर लेता हूँ। अच्छा Insert। अच्छा आपकी थोड़ी आवाज कट रही है, पता नहीं मेरी तरफ मसला है या आपकी तरफ मसला है। अभी आवाज ठीक है मेरी? नहीं काफी काफी कट रही है। अच्छा, जस्ट अ सेकंड, मैं चेक करके आपको बताता हूँ। हो सकता है वो असल में कोई पता नहीं चलता इनका, ये जो इंटरनेट वाले होते हैं ये थोड़ा सा पीछे से जो है ना वो पाइप छोटा कर देते हैं। मेरी साइड से तो मामला ओके है। अभी आवाज मेरी सही आ रही है कि नहीं? अच्छा, अभी आपकी आवाज शायद कट रही है। मैं अपने पास से इसको चेंज हाँ करता हूँ। अब रिकनेक्ट कर लें, हो सकता है उससे जो है ना थोड़ा सा क्योंकि मेरे पास तो कनेक्शन के टेस्ट तो ठीक आ रहे हैं। जी क्लियर है। अभी क्लियर है आवाज? हाँ अब क्लियर है, वो मेरी तरफ से कोई इशू था। हो सकता, कोई नहीं, तो जी मेरे साथ भी हो जाता है तो। अच्छा, यूजर कौन सा था जी हमारा? यूजर 01। ठीक है। अच्छा, ये मैं बेसिकली एक नई स्क्रिप्ट फाइल लिख रहा हूँ जिसमें मैं ये कर रहा हूँ कि जो मेरा होम डायरेक्टरी है, मेरी होम प्रोफाइल जो जी डायरेक्टरी बनी, मैं उसको सिंक करना चाह रहा हूँ। लेट्स सपोज मैं एक दे देता हूँ पाथ, लेट्स सपोज db बैकअप, एक वैसे मैंने एक बना दिया फोल्डर जस्ट टू चेक करने के लिए आपको। तो ये मैंने कहा है कि जी ये दो डायरेक्टरीज को आपस में सिंक कर लो, लेट्स सपोज। ठीक है, जी तो इसमें हम कर लेते हैं और इसमें हम कर लेते हैं लेट्स सपोज बैकअप।
ठीक है, ये मैंने दो डायरेक्टरीज हैं, एक डीबी बैकअप के नाम से है, एक टेम्प बैकअप के नाम से। तो इसको भी आप हम इस तरह कर देते हैं, ये पूरा पाथ लिखने की जरूरत नहीं है, हम टिल्डा साइन लगा देते हैं। तो दो डायरेक्टरीज को आपस में सिंक करना है। लेट्स सपोज मैंने एक टास्क शेड्यूल किया, इसके बाद आप कोई भी कमांड लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं जनाब कैलकुलेटर कमांड कॉल कर सकते हैं या डेट कमांड कॉल कर सकते हैं। ये पूरा एक स्क्रिप्ट हम शेल स्क्रिप्टिंग होती है, इसके अंदर आप पूरी कमांड्स लिख देते हैं। आप चेक करना चाहें कि इको लेट्स सपोज आप कहें जी यूजर आईडी, लेट्स सपोज किस यूजर आईडी से प्रिंट हुआ वगैरह वगैरह, ये डिफरेंट आप दे सकते हैं, मैसेज दे सकते हैं। इको सक्सेसफुली आर सिंक्ड, इस तरह के मैसेज। ये जो आपने जैसे टेम्प बैकअप और डीबी बैकअप से पहले ये जो आपने कैरेक्टर लगाया, ये जरूरी होता है? कौन सा वाला? ये टिल्डा साइन जो है? जी जी जी। हाँ, ये जरूरी है। पाथ देखें, जो स्क्रिप्ट के अंदर ना बेसिकली आप एब्सोल्यूट पाथ दिया करें। एक रिलेटिव पाथ होता है जिसमें आप एज्यूम करते हैं कि जनाब आपकी करंट डायरेक्टरी है, लेकिन जाहिर बात है जब स्क्रिप्ट रन होता है तो बेहतर ये है कि आप उसको एब्सोल्यूट पाथ दें। काफी जगहों पे मैंने देखा है कि जब आप रिलेटिव पाथ देते हैं तो इश्यूज काफी आते हैं। तो इट्स बेटर कि आप एब्सोल्यूट पाथ, कंप्लीट पाथ जिसे कहते हैं, डिटेल पाथ दें। तो हम ये कर अच्छा सकते थे अच्छा। खाली, तो लेकिन बेहतर है कि इसको इस तरह कर लें। तो लेट्स सपोज मैं इसको सेव करता हूँ, ठीक है। और अच्छा, dbBackup.sh और ls हम एक mkdir और हम बना लेते हैं हमने cat db इसमें हमने mkdir temp बैकअप, ठीक है। ये मैं एक बना लेता हूँ, ठीक है। और मैं एक काम करता हूँ, mv मूव कर देता हूँ etc टारवास को टेम्प बैकअप में, ठीक है। ये मूव कर दिया। अब ls टेम्प करें तो इसके अंदर एक फाइल मौजूद है, और ls अगर हम करें लेट्स सपोज हमने जो दूसरी डायरेक्टरी बनाई है db बैकअप की, हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि ये एक, तो इसके अंदर अच्छा ओके db बैकअप, सॉरी db बैकअप्स, तो इसके अंदर कुछ नहीं है। ये दो डायरेक्टरीज मैंने बनाई है। मैं चाह रहा हूँ कि ये टेम्प बैकअप की डायरेक्टरी और ये डीबी बैकअप की डायरेक्टरी आपस में सिंक हो जाए। तो ये स्क्रिप्ट मैंने लिखा, स्क्रिप्ट मैंने लिख लिया, उसको हम दे देते हैं अपना उसको एग्जीक्यूट के राइट्स, ठीक है। ये एग्जीक्यूट के राइट्स हमने उसको दे दिए। और अब हम देखते हैं कि ls करते हैं, तो डी बैकअप हमने ये स्क्रिप्ट भी एग्जीक्यूट कर दिया। और हमने क्रॉन टैब में अगर हम जाएं तो माइनस लिस्ट देखें, तो इसी नाम से एक हमने स्क्रिप्ट भी एग्जीक्यूट कर दिया। अब अगर ये स्क्रिप्ट हम वैसे एग्जीक्यूट करें, लेट्स सपोज db_backup.sh, तो ये देखें ओके एक मिनट, ठीक है। अच्छा, ये वो हमारा इसलिए हुआ क्योंकि शायद आपने वो जो डायरेक्टरी, अच्छा नहीं, एरर नहीं आ रहा था। नहीं, हाँ एरर हम देख लेते हैं। हम दोबारा चेक कर लेते हैं अपनी कमांड को। वो इसलिए क्योंकि वो जो आपने डायरेक्टरी बनाई वो टेम्प बैकअप है और अंदर स्क्रिप्ट में वो टीईएम ओके लिखा ओके हुआ है। हाँ ओके हाँ। ओके, हम इसको, हाँ ठीक है, वो हो जाता है। एक मिनट ठहरे में, हाँ। हमने क्या बनाई जी डायरेक्टरी, जी जी। किस नाम से बनाई है? हमने बनाई है टेम्प बैकअप टीईएमपी के नाम से। TEMP के नाम से, ओके। बस स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं, कोई बात नहीं। हाँ। ओके जी, अब हम इसको दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये एग्जीक्यूट होगी, ये देख लें। इसने कहा जी टोटल साइज ये हो गया और ये हो गया, ये सारा कुछ हो गया, ठीक है। तो अगर मैं साथ में एक दूसरी टैब ओपन करके हम क्या करते हैं, sudo tail -f var log और cron, ये इसको हम साथ में करते हैं ताकि हम देखें कि हमारा स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होता है कि नहीं होता। तो ये अब मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ, मार्कर लगा देता हूँ। और अब ये बेसिकली हमारा जो cron टैब -l है, तो ये एवरी मिनट ये स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होगा। तो देखते हैं, ये देखें cron टैब, ये लिस्ट मैंने अभी मैंने लिस्ट की ना, cron टैब -l कमांड दी, तो उसने लॉग में ये एंट्री सेव कर ली। तो अगर अभी वो स्क्रिप्ट हमारा एग्जीक्यूट होगा तो ये हमें बताएगा कि स्क्रिप्ट हमारा जो है वो एग्जीक्यूट सक्सेसफुली हुआ है कि नहीं हुआ।
तो लेट्स सी, अभी हम देख लेते हैं। तो हमारे पास ठीक है टेम्प बैकअप ETC और ये आ गया। तो अच्छा, एक काम हम और करते हैं कि हम लेट्स सपोज यहाँ पे वेट कर रहे हैं 2017 मेरे ख्याल। ओके, तो ये कमांड एग्जीक्यूट हुई है, ठीक है, कमांड dbackup.sh। तो ये कमांड हमारी एग्जीक्यूट हुई है, और अगर हम देखना चाहें कि सक्सेसफुली वाकई हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो मैं एक काम करता हूँ। ये देखें, ये ट्री मैं एक लिस्ट करते हैं हम यहाँ से अननेसेसरी जो है वो rm-rf माई डायरेक्टरी, इसको मूव कर देते हैं, और उसके बाद ओके अच्छा, अगर मैं ट्री कमांड करूं, ट्री एक कौन सा है, db बैकअप्स, और एक है हमारे पास टेम्प बैकअप। अच्छा, टेम्प बैकअप में और db बैकअप में हमारे पास, अच्छा db बैकअप, ओके। अच्छा, अब ये देखें, ये दो डायरेक्टरीज हैं, ये db बैकअप। अब देख रहे होंगे मैंने उसे कहा कि जो मैंने कमांड दी थी स्क्रिप्ट के अंदर, वो मैंने क्या दी थी, कैट अगर हम करें db_बैकअप में, हमने स्क्रिप्ट में कमांड क्या दी, हमने कहा कि जी टेम्प बैकअप के अंदर जो कुछ है वो db बैकअप के अंदर उसको सिंक कर दो। तो अगर आप देखें तो टेम्प बैकअप में जो ETC की एक फाइल थी वो उसने यहाँ सिंक कर दी। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं एक फाइल टच करता हूँ, किसमें, टेम्प बैकअप में, टच फाइल ठीक है। अच्छा, मूव फाइल, अब मैंने ये मेन में की है मूव फाइल स्टैटिक, इनको मैं मूव कर देता हूँ किसमें, टेम्प बैकअप में। तो देखते हैं, अब ये देखें, अगर मैं वो कमांड चलाऊँ, ट्री कमांड, सॉरी कहाँ गई, ट्री कमांड। अच्छा, अभी देखें, ये टेम्प बैकअप में ये मैंने 10 फाइलें और ऐड की हैं, तकरीबन 11 फाइल्स ऐड की हैं। तो अगर ये हमारा पीछे क्रॉन जॉब चलेगी तो वो 1 मिनट बाद उसको इस जो db बैकअप का जो अंदर जो टेम्प बैकअप का बना हुआ डायरेक्टरी, उसमें भी ये सेम फाइल सिंक कर देनी चाहिए। तो अगर हम इसको अभी 1 मिनट बाद चेक करेंगे तो हो सकता है कि हमें ये अभी दिखा दे कि जनाब ये आपकी जो सिंक है वो हो रही है, क्रॉन जॉब जो है वो सक्सेसफुली रन कर रही है कि नहीं कर रही। तो इस तरीके से हम इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। अभी ये चेक हो जाएगा, और हमारा जो स्क्रिप्ट था वो था db बैकअप और sh, उसमें हमने ये कहा हुआ कि जी ये टेम्प बैकअप के जो कंटेंट्स हैं वो उठा के db बैकअप में डाल दें। तो ये सिंकिंग हो रही है बेसिकली। तो अभी लेट्स सपोज हम दोबारा चेक कर लेते हैं, मे बी इट विल टेक सम टाइम, 2 मिनट एक लगेगा। तो इस तरह से आप जॉब स्केड्यूल कर सकते हैं यूजिंग क्रॉन जॉब, ठीक है। ये क्रॉन टैब माइनस ई वाला मैंने आपको जो ऑप्शन बताया। अच्छा, ये ऑप्शन जो है ये अभी db बैकअप वन को राइट से एग्जीक्यूट, ठीक है, ओके। एक प्रॉब्लम हो सकती है एग्जीक्यूट ना होने की, क्या हो सकती है, वो ये हो सकती है कि यहाँ पे हमने उसको अच्छा सॉरी नॉट हेयर, हमने जो क्रॉन टैब में अगेन जिसमें कह रहा था कि एब्सोल्यूट पाथ और रिलेटिव पाथ, अब यहाँ पे मैंने उसको रिलेटिव पाथ दिया, तो मैं यहाँ पे उसको पूरा पाथ देता हूँ, यहाँ पे ये टिल्डा साइन और db बैकअप, ताकि उसको आइडिया हो। तो अभी अगर हम देखें यहाँ पे, तो अब हो सकता है कि ये, क्योंकि ये कमांड नॉट फाउंड का एरर दे रहा था, तो लेट्स सी। ओके, ये देखें कमांड आउट में देखें, ये सक्सेसफुली रीसिंक का मैसेज आ गया। ये आप देख रहे होंगे, तो ये यूजर आईडी आ गई कि किस यूजर की तरफ से ये एग्जीक्यूट हुआ, ये उसकी यूजर आईडी मैंने प्रिंट कराई है। तो 1000 यूजर आईडी किसकी है, ये हमारे यूजर की है, और ये डेट भी आ गई साथ में, और स्क्रिप्ट भी एग्जीक्यूट हो गया। तो अगर 1 मिनट बाद ही दोबारा स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होगा, तो इसमें भी आपने देख लिया कि हालांकि मैं यूजर की प्रोफाइल यूज कर रहा हूँ और मैं क्रॉन टैब भी यूजर की ही उसमें यूज कर रहा हूँ, लेकिन उसको क्या चाहिए, उसको बेसिकली एब्सोल्यूट पाथ चाहिए। तो हमने क्रॉन जॉब में
पाथ जो है वो एब्सोल्यूट नहीं दिया हुआ था, उसकी वजह से वो जॉब एग्जीक्यूट कर रही थी। अब अगर मैं ठीक वो ट्री कमांड चलाऊं तो ये देखें दोनों पे सिंक आपको नजर आ रहा होगा, ऊपर टाइम बैकअप में भी और ऊपर भी, तो ये इस तरह सिंक हो गया। तो ये है बेसिकली आपकी क्रॉन जॉब। अब आप देखें दो डायरेक्टरीज आपस में सिंक हो रही हैं, जो भी एक डायरेक्टरी में चेंज आएगी तो दूसरी डायरेक्टरी में ऑटोमेटिकली वो रेप्लिकेट हो जाएगी। ये बेसिकली दिस इज द कॉन्सेप्ट। ठीक है, क्लियर है? अभी एक दोबारा ठीक 1 मिनट बाद दोबारा ये कमांड एग्जीक्यूट होगी तो दोबारा वो मैसेज देगा, यहाँ पे 3-4 मैसेज देगा बेसिकली। ये देगा ना सेंडिंग इंक्रीमेंटल फाइल लिस्ट, तो अगर कोई होगी तो वो भेज देगा, तो वो यहाँ पे, और यहाँ पे बाकी कमांड की जो आउटपुट है वो यहाँ पे आपको दिखा रहा है। तो इसमें हमारा स्क्रिप्ट जो है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। तो ये तो था क्रॉन टैब माइनस ई वाला ऑपरेशन। लेकिन दिस इज नॉट अ रिकमेंडेड सोल्यूशन कि आप इसको क्रॉन टैब के थ्रू यूज करें। पहले लोग यूज करते थे, लेकिन अगर आप खुद थोड़ा सा एज्यूम करें कि अगर आप किसी यूजर के कॉन्टेक्स्ट से कोई जॉब चलाएंगे तो हो सकता है कि उसमें सिस्टम जब रीबूट हो, और जब सिस्टम जाहिर बात है किसी भी मोड में हो सकता है, तो उसने जब एग्जीक्यूट करना हो स्क्रिप्ट को, तो यूजर की क्रेडेंशियल्स चेंज भी हो सकते हैं, पासवर्ड भी चेंज होता है, और भी प्रॉब्लम हो सकती है। उसकी वजह से इट्स हाईली रिकमेंडेड कि जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, ये देखें ये दोबारा एग्जीक्यूट हुई और दोबारा उसने यहाँ पे सक्सेसफुल रिंग का मैसेज दे दिया। तो ये हम देखना चाह रहे थे, तो अभी हमारा स्क्रिप्ट चल रहा है। अच्छा, तो इट्स रिकमेंडेड कि जो क्रॉन जॉब का या क्रॉन डी का जो अपना डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है बैकअप ये स्केड्यूल करने का, हम उसको यूज करें इंस्टेड के हम जो है वो इस पे जाएं। वो बैक स्केड्यूल आपको कहाँ मिलेगा, वो आपको स्ट्रक्चर कहाँ मिलेगा? अगर मैं ls/sudo कर लेता हूँ, sudo अच्छा, ls नहीं ये रेकमेंडेड किस वजह से नहीं है, मतलब क्या रीजन है इसका? देखें, यूजर की प्रोफाइल से जब आप कोई भी चीज चलाएंगे तो यूजर तो लॉग आउट हो जाएगा। जब यूजर लॉग आउट हो जाएगा तो फिर वो कैसे चलेगी, और क्रेडेंशियल्स का इशू बनेगा। देखिए, नॉर्मली जो ये स्केड्यूल जॉब चलती हैं ये सर्विस अकाउंट से चलती हैं, ठीक है? तो सर्विस अकाउंट यूज करना चाहिए इंस्टेड ऑफ कि आप यूजर के क्रेडेंशियल से आप चलाएं कोई चीज। तो इट इज नॉट रिकमेंडेड कि आप यूजर क्रेडेंशियल यूज करके कोई जॉब या कोई इस तरह की चीज एग्जीक्यूट करें। तो तो इसलिए बेसिकली क्रॉन टैब जो है वो चलती ही यूजर अकाउंट से है? नहीं, जरूरी नहीं है, वो सिस्टम अकाउंट से भी चलती है। मतलब अगर आप ये ETC के अंदर ये देखें क्रॉन स्टैटिक में लगाऊं तो आपको मैं दिखाता हूँ अभी। यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास डिफरेंट फाइल्स आ रही हैं। ये क्रॉन डॉट डिनाई आ रहा है, क्रॉन टैब आ रही है, एक इसमें आप देखें ETC क्रॉन डॉट डेली आ रही है, नजर आ रहा है आपको? जी। एक आपको क्रॉन डॉट आवरली नजर आ रही है, एक आपको क्रॉन डॉट मंथली फाइल नजर आ रही है, और एक आपको फाइल नजर आ रही है क्रॉन डॉट वीकली। ठीक है, ये बेसिकली इसको हम ls/etc क्रॉन डॉट स्टैटिक कर लेते हैं, क्रॉन डॉट स्टैटिक और sudo कर लेते हैं। तो और इसको ls-l कर लेते हैं ताकि आउटपुट थोड़ी अच्छी मिले। अच्छा, ये हमारे पास अगर आप देखें तो इसमें हमारे पास यहाँ पे ये क्रॉन डॉट डेली, आवरली, मंथली, वीकली। अब ये क्या है, ये इन्होंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। आपने अगर अपना कोई भी स्क्रिप्ट, ठीक है, कोई भी आपने स्क्रिप्ट डेली बेसिस पे चलाना है, ठीक है, डेली चलाना है, तो आप इस फाइल के अंदर, इस डायरेक्टरी के अंदर, ये डायरेक्टरी है बेसिकली क्रॉन डॉट डेली, क्रॉन डॉट आवरली, क्रॉन और डॉट रूट वीकली। के थ्रू चला रहे हैं? हाँ, तो आप इसके अंदर अपना वो स्क्रिप्ट रखते हैं जो आपने एग्जीक्यूट कराना है। मिसाल के तौर पे मैं अगर आपको दिखाऊं ls/etc क्रॉन डॉट आवरली का हम देखते हैं, लेकिन तो लेकिन इसको अगर रूट आप जो है वो भी तो लॉग आउट होता है, आई मीन अगर कोई। नहीं, नहीं, बेसिकली सिस्टम डी जो डेमन है वो भी सुपर यूजर मोड में बेसिकली चलता है। तो अगर आप इस स्ट्रक्चर के अंदर रखेंगे तो वो कुछ जो सिस्टम डी का जो डेमन होता है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसने बूट टाइम के ऊपर स्केड्यूल टास्क को एग्जीक्यूट करना होता है, या बाद में जब टास्क स्केजुलिंग ड्यू होती है, मतलब जिस टाइम पे वो ड्यू होगी उस टाइम पे वो उसको बेसिकली क्या कर देगा, उसको एग्जीक्यूट कर देगा। तो बैक एंड ये आप बैक एंड रूट, हाँ, ये आप रूट भी ना कहें, ये जो क्रॉन की जो क्रॉन डी जो डीमन है उसका जो यूजर है ना क्रॉन के नाम से, ये बेसिकली उसकी जिम्मेदारी है।
आप समझे बात को? हर जो डेमन यहाँ पे चल रहा है ना इधर आपके लिनक्स की मशीन के ऊपर, वो बेसिकली एक यूजर से चल रहा है। अगर मैं आपको लेट्स सपोज दिखा दूं cat etc pass wd, तो इसमें अगर आप देखें यहाँ पे आपको काफी सारे यूजर नजर आ रहे होंगे। ये यूजर की लिस्ट है। इसमें आप देखें SSHD, GNOME, RPC, GDM, अब ये सारी सर्विसेज हैं, ऐसे कॉर्पोरेट, ये सारी सर्विसेज हैं। तो अगर आप देखें तो ये सब सर्विसेज हैं, और इन हर सर्विस या डेमन जो आप लिनक्स पे बनाते हैं उनके नाम से एक यूजर यहाँ बन जाते हैं। तो देखें सारे आपको नजर आ रहे हैं ये जितने भी हैं। अब इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे जो मैं बात कर रहा था वो मैं बात कर रहा था इसकी, ये अगर आप देखें तो सिस्टम डी, ये देखें सिस्टम डी, तो मैं इसकी बात कर रहा था। तो सिस्टम डी इज द मोस्ट पावरफुल। तो ये बाय डिफॉल्ट इन डायरेक्टरीज में से चेक करके तो इन स्क्रिप्ट्स को एग्जीक्यूट कर देता है। तो इसमें क्रेडेंशियल्स इन्वॉल्व नहीं होते, इसमें जो सर्विस अकाउंट है वो बेसिकली यूज हो रहा होता है इस काम के लिए। ठीक है। अच्छा, यानी कि सिस्टम डी जो अकाउंट इटसेल्फ है वो यूज हो रहा होगा, यानी कि हाँ, सिस्टम डी मेन वो है ना डेमन है बेसिकली, वो बेसिकली यूज होता है इस काम के लिए। वो उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो सिस्टम में क्रॉन के नाम से कोई यूजर नहीं है, सिस्टम डी के नाम से, जो कि बेसिकली उसकी जिम्मेदारी है कि उसने ये जो आपके स्क्रिप्ट्स हैं वो ड्यू टाइम पे एग्जीक्यूट करने हैं। क्रॉन सॉरी हम थे ls etc क्रॉन डॉट आवरली। अगर मैं आपको दिखाऊं, एक स्क्रिप्ट ऑलरेडी पड़ा हुआ है इस नाम से, तो इसको अगर हम देखें कैट कमांड से, तो ये स्क्रिप्ट एक पड़ा हुआ है। तो इसमें ये बेसिकली स्क्रिप्ट है जो कि पावर सप्लाई के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको चेक कर रहा है, आवरली बेसिस पे उसकी हेल्थ को चेक कर रहा है। तो ये एक स्क्रिप्ट लिखा हुआ है। अगर आप देखना चाहें कैट etc, और इसमें हम क्रॉन डॉट डेली, इसमें देखें ये अगर मैं RHSMD ये मैं आपको दिखाऊं फाइल, ओके परमिशन नहीं दे रहा हम इसको, तो ये डिफरेंट स्क्रिप्ट्स पड़े हुए हैं। अगर आप देखें ये भी एक स्क्रिप्ट है, और ये एक स्क्रिप्ट है जो कि एक प्रोसेस को किल कर रहा है एक डेली सुबह। और ये जो आवरली और डेली वाले स्क्रिप्ट्स हैं ना, ये जो डायरेक्टरीज हैं, इनका एग्जीक्यूशन टाइम है कि अगर आवरली की हम बात करें तो हर 1 घंटे बाद, मतलब 00 मतलब जब होगी ना 60 मिनट्स पूरे होंगे तो वो एग्जीक्यूट कर देगा जो आवरली की डायरेक्टरी के अंदर आपने स्क्रिप्ट रखा होगा। अभी जो मैंने स्क्रिप्ट बनाया था ना डीबी बैकअप वाला, ये उठा के मैं डाल दूं उसमें आवरली में, तो वो आवरली बेसिस पे उसको एग्जीक्यूट करता रहेगा। तो इंस्टेड कि आप क्रॉन जॉब बनाएं, क्रॉन टैब में जाके आप आवरली, अगर आप डेटाबेस की हेल्थ, जिस तरह हम कल चेक कर रहे थे कि डेटाबेस की हेल्थ चेक करनी है सुबह 9 से लेके शाम 8 बजे 6 बजे तक, तो आप उसको उसमें डाल दें, क्रॉन डॉट आवरली में डाल सकते हैं उसको। तो वो हर घंटे बाद उस स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करेगा, हेल्थ वाले स्क्रिप्ट को, और आपको जो भी उस स्क्रिप्ट के अंदर अगर आपने कोई आउटपुट कहीं पे भेजी हुई है तो वो आउटपुट वहाँ पे फाइल में सेव हो जाएगी, और आप वहाँ फाइल के जो है ना कंटेंट्स को डिस्प्ले करा सकते हैं कि जी इसमें आउटपुट से सक्सेसफुली सेव हुई है कि नहीं हुई। क्लियर है ना? अच्छा। और तो अब अगर कोई टास्क मैं स्केड्यूल करता हूँ यूजिंग क्रॉन टैब ना, जी 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 जी। और जो यूजर है वो फॉर एग्जांपल एल यूजर 1 है या कोई और भी हम्म यूजर है, जो भी हम्म लोकल यूजर जो है, अब हम्म जब वो यूजर लॉग आउट हो जाएगा तो या इसका मतलब है वो टास्क की स्केड्यूलिंग भी बंद हो जाएगी? टास्क की स्केजुलिंग बंद हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। नहीं, आई मीन जैसे एल यूजर 01 से लॉग आउट कर गया मैं, तो वो जो हम्म। मैंने टास्क स्केड्यूल किया हुआ है जो कि 2 घंटे के बाद स्केड्यूल्ड है दोबारा चलना, तो वो तो नहीं चलेगा फिर? हाँ, इसमें असल में वो चल जाएगा, क्योंकि जो क्रॉन जॉब है ना उसका काम यही है कि उसने एग्जीक्यूट करना है उसको। मैं उस पे मतलब वो नहीं कह रहा कि क्रेडेंशियल्स के उसके ऊपर चल नहीं चलेगा, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो रिकमेंडेड ऑप्शन है कि आप एक नॉर्मल यूजर से जॉब को स्केड्यूल ना करें, आप प्रॉपर जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है उसको यूज करें बेसिकली आप। क्योंकि बाज़ औक़ात होता ये है कि यूजर की कुछ भी इश्यूज हो सकते हैं, उसका जो है ना वो क्रेडेंशियल जो है ना वो करप्ट हो सकते हैं, या इनएक्टिव हो सकता है, यूजर डिसेबल हो सकता है। तो इन दैट केस फिर क्रॉन जॉब नहीं चलेगी। अगर यूजर डिसेबल है, इनएक्टिव है, तो फिर नहीं चलेगी क्रॉन जॉब। तो ये इन सारी चीजों से नॉर्मल यूजर की वो प्रिविलेज नहीं होती ना, तो इस सारी चीजों हाँ से हाँ, बचने के लिए। यानी कि लॉग आउट हाँ हो या ना हो, लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल अगर वो नॉर्मल चलेगा। यूजर तो जाहिर हाँ बात है लेकिन हाँ कि लॉग आउट पासवर्ड हो चेंज गया। हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, हाँ कभी कुछ। हाँ। लॉग आउट अगर हो भी जाए यूजर तो स्क्रिप्ट फिर भी अपने टाइम पे एग्जीक्यूट होगा। ये क्रॉन जॉब की जो क्रॉन डी जो डेमन है ना उसकी ये जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने जॉब को एग्जीक्यूट कराना है।
लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं है, दिस इज नॉट रिकमेंडेड। तो रिकमेंडेड क्या है कि आप ये जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ये जो मैंने अभी आपको दिखा रहा हूँ, क्रॉन डॉट डेली, क्रॉन डॉट वीकली, इसका तो आप बेहतर है कि इसके अंदर करें। ये एक और तरीका भी है, एक और तरीका भी है कि आप ये एक डायरेक्टरी है cd etc cron डॉट d के नाम से, ठीक है। अगर मैं इसको करूं तो इसके अंदर अगर आप देखो तो इसके अंदर आपके पास ये देखें, ये दो स्क्रिप्ट्स पड़े हुए हैं, क्रॉन डॉट दो सॉरी फाइल्स पड़ी हुई हैं। क्रॉन डॉट डी के अंदर आप अपनी कस्टम क्रॉन जॉब फाइल बना सकते हैं। किस तरह? आप यहाँ पे लिखें VIM माई जॉब लेट्स सपोज 01, और वो जो स्टैरिक है ना, इंसर्ट स्टैरिक स्टैरिक ये चीज, और db अंडरस्कोर बैकअप डॉट sh। तो बजाय क्रॉन टैब -e के आप इस डायरेक्टरी के अंदर अपनी एक फाइल बना लें जिसमें सेम वही चीज आप यहाँ पे दें, और यहाँ पे आप देंगे इसका एब्सोल्यूट पाथ, सॉरी, तो ये आप दे दें तो, और इसको आप देके बाहर आ जाएं। अच्छा, कैन नॉट ओपन फाइल फॉर राइटिंग, ओके, ये बेसिकली sudo कमांड से करना पड़ेगा। तो आप इसको यहाँ पे वही चीज जो वहां की थी आपने, इंसर्ट हम प्रेस करते हैं और इसको 0 1 3 4 5, तो टिल्डा साइन db अंडरस्कोर बैकअप, और लाइव बात है आप यहाँ पे क्रिएट करें तो यहाँ पे आप पूरा पाथ देंगे, टिल्डा साइन नहीं देंगे, आप कहेंगे होम luser 01 और db बैकअप, ठीक है, डॉट sh। तो ये आप यहाँ पे लाइन लिख के और बाहर आ जाएंगे, और उसके बाद क्रॉन डॉट डी क्या करेगा, इसके अंदर जो भी उसके पास फाइल्स पड़ी हैं उनको एग्जीक्यूट करेगा विद रिस्पेक्ट टू देयर जो भी आपने उसमें जॉब डिफाइन की है। तो अगर आप ये रेट चेक वाली देखें, कैट रेट चेक जो ऑलरेडी फाइल पड़ी हुई है इसमें देखें तो ये देखें ये लाइन क्या बता रही है। अगर इस लाइन को स्टडी करें, ये लाइन क्या बता रही है कि जनाब संडे को, एवरी संडे को कितने बजे, ये है मिनट की, ये है आवर की, रात को 1 बजे, ठीक है, एवरी संडे रात को 1 बजे, और यहाँ पे यूजर लिखा हुआ है रूट की प्रिविलेज को यूज करके, ठीक है, आपने इस स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करना है, ठीक है, समझ गए? तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो हमारे पास यहाँ मैसेज है, हम यहाँ पे यूजर नहीं बताया हमने, हम यहाँ पे यूजर बता देंगे, इंसर्ट हम कहेंगे luser01 से इसको एग्जीक्यूट करते हैं। हम रूट भी लिख सकते हैं, तो वो क्या करेगा कि वो बेस्ड ऑन दैट यूजर वो बेसिकली जॉब एग्जीक्यूट कर देगा। तो ये इस तरीके से आप इस डायरेक्टरी के अंदर अपनी कस्टम जॉब फाइल बना सकते हैं। एक तरीका ये है, और एक तरीका मैंने आपको बताया कि आप जो cd जो क्रॉन डॉट आवरली है इसको यूज कर लें, ठीक है, या आप क्रॉन डॉट डेली यूज कर लें, या क्रॉन डॉट वीकली है, और एक आखिरी है क्रॉन डॉट मंथली कॉल बना। ये 4 डायरेक्टरीज बनी हुई हैं, इनमें सिर्फ आपने स्क्रिप्ट डालना है, इनमें आपने वो फाइल नहीं डालनी, अपने स्क्रिप्ट डालना है। तो अगर आवरली में स्क्रिप्ट डालेंगे तो हर घंटे बाद ये एग्जीक्यूट होगा, अगर डेली में डालेंगे तो ये रात को 12 बजे, जैसे ही 12 बजाएगी तो ये इस डायरेक्टरी के अंदर जितने भी स्क्रिप्ट होंगे वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। और क्रॉन डॉट वीकली में ये है कि मंडे को रात जैसे ही 12 बजेंगे तो मंडे को रात 12 बजे ये स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो जाएंगे। और मंथली का मतलब है कि पहली दिन फर्स्ट डेट जो होगी किसी भी मंथ की, उसकी रात को 12 बजे ये स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो जाएंगे। दैट्स इट। तो ये बेसिकली दिस इज अ कॉन्सेप्ट कि किस तरीके से ये काम करते हैं। तो आप चाहें तो इनको यूज कर लें, और रिकमेंडेड भी है कि इनको यूज करें, या तो फिर अपनी एक फाइल बना लें क्रॉन डॉट डी के अंदर, जिस तरह मैंने अभी एक फाइल बनाई, तो या वो बना लें और या फिर ये काम कर लें। तो मतलब इन दोनों में से कोई एक काम कर लें तो इट विल वर्क एज वेल, तो ये भी काम करेगा आपके लिए, ठीक है। ठीक है। और आप फाइल के अंदर भी जो मैंने अभी फाइल डिफाइन की है cd vim sudo कर लेते हैं, sudo vim cron डॉट डी, और इसके अंदर हमारे पास फाइल हमारी कौन सी थी, माई जॉब 01, ये वही थी ना। अच्छा, ये मैंने की ना जॉब, तो आप यहाँ पे इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, सिंटैक्स चेंज भी सकते हैं आप, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं @yearly @monthly @weekly, ठीक है,
आवरली @daily, ये और इसके आगे आप मतलब ये लाइन लिखे ना, इसके आगे आप स्क्रिप्ट बता दें कौन सा स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करना है। होम luser01 db_backup.sh, दैट्स इट। मतलब ऊपर वाली लाइन ना लिखें, अगर मैं ऊपर वाली लाइन निकाल दूं तो मतलब इसको अगर मैं रिमूव कर दूं, सॉरी एस्केप dd प्रेस करें, तो आप अगर ये लिखते हैं ना ईयरली और आगे स्क्रिप्ट दे देते हैं, तो ये हर साल जो फर्स्ट डेट होगी उसकी रात को 12 बजे ये स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो नॉर्मली कुछ आपने चेक्स लगाने होते हैं, तो आप ईयरली चेक्स अगर आपने कोई स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करना है जो कि आपके इंफ्रास्ट्रक्चर की हेल्थ को चेक करे, तो आप ये कर सकते हैं। मंथली वीकली आवरली डेली आप इस तरह भी शॉर्ट फॉर्म में इस तरह भी लिख सकते हैं। और एक जबरदस्त चीज है कि आप एक ये काम भी कर सकते हैं कि जी @reboot, के रीबूट सिस्टम जब हो तो रीबूट के टाइम पे भी ये मेरा पर्टिकुलर स्क्रिप्ट जो है ना एग्जीक्यूट होगा। अच्छा। तो आप ये काम भी कर सकते हैं db_backup.sh। तो ये जैसे आप इसको करेंगे तो नेक्स्ट टाइम जब सिस्टम रीबूट होगा तो ये स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, क्लियर है, कोई एम्बिग्युइटी? क्लियर है, थोड़ा सा वो है कंफ्यूजिंग लेकिन अभी क्लियर है। नहीं, बेसिकली ये कंफ्यूजिंग इन अ सेंस ये कि cron.d और cron.d की जो डायरेक्टरी है उसके अंदर जो आप फाइल बनाएंगे उसमें आप बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे जिस तरह आप cron टैब में लिख रहे थे, स्केड्यूल पूरा स्टैरिक, या आप इस तरह लिख सकते हैं जिस तरह मैंने अभी लिखा, या आप वो स्टैरिक फॉर्म में लिख देंगे। और अगर आप वो जो cron.hourly या वीकली या डेली की जो डायरेक्टरीज बनी हुई है उनके अंदर सिर्फ अपने स्क्रिप्ट कॉपी करके डाल देना, जो ये db बैकअप वाला स्क्रिप्ट है ये डाल दें, तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, असल में होता ये है कि मैं अभी बेसिकली उसमें जाना नहीं चाह रहा, वो लंबा काम हो जाएगा। स्क्रिप्ट जब आप लिखते हैं ना, इसका बैकअप्स के स्क्रिप्ट लिखते हैं, कभी आप देखिएगा नेट से आपको मिल जाएंगे, उनके अंदर प्रॉपर हम फिर ये नहीं होता कि हम सिर्फ ये कहते हैं कि जनाब rsync और ये कमांड और ये, उसमें फिर हम प्रॉपर उसको क्रेडेंशियल की एक फाइल देते हैं, क्योंकि नॉर्मली जो जिस अकाउंट से बैकअप्स हो रहे हैं तो उस अकाउंट के क्रेडेंशियल दे दें, या अगर आपने डायरेक्टली इन फाइल्स के इन डायरेक्टरीज के अंदर रखने हैं स्क्रिप्ट को तो आप इसके अंदर चला लें। तो जो भी डायरेक्टरी एक्सेस कर रहा है आपका स्क्रिप्ट फॉर राइटिंग पर्पसेस और फॉर रीडिंग पर्पसेस, उसके ऊपर अगर उसको परमिशन नहीं है, ठीक है, तो वो आपका स्क्रिप्ट सक्सेसफुली एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो हम फिर स्क्रिप्ट के अंदर सारे लवाजमात डालते हैं, उसमें परमिशंस का इशू भी रिजॉल्व होता है, उसमें सारा कुछ रिजॉल्व करके उसके बाद फिर ये वो चलता है, तो उसमें फिर इश्यूज नहीं आते। तो अभी आपने देखा होगा कि लास्ट टाइम कल हम जो है वो rsync की यूटिलिटी रिमोट मशीन पे चला रहे थे, तो रिमोट मशीन जो है वो जाहिर बात है उसकी क्रेडेंशियल भी आपको देने हैं, और अगर आप उसको SS कीजिन के थ्रू या SSH के थ्रू कनेक्ट कर रहे हैं तो SSH की जो वो जो पब्लिक प्राइवेट की है वो भी आपको फिर जाहिर बात है इन्वोक करनी पड़ेगी स्क्रिप्ट के अंदर। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो कि फिर वो शेल स्क्रिप्टिंग के अंदर आ जाती है। तो वो शेल स्क्रिप्टिंग अगर आप पढ़ना चाहें तो वो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, वो उसको थोड़ा सा देखने बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान सी है। तो वो आप फिर वो स्क्रिप्ट जो होता है ना आपका, वो बेसिकली एक वन लाइनर नहीं होता, उसमें फिर कंडीशंस भी होती हैं कि यार अगर ये कंडीशन मीट करे तो उसके बाद ही आपने कॉपी करना है नहीं करना, और अगर ना मीट करे या सक्सेसफुली हो या ना हो, दोनों सूरतों में वो एक मैसेज बेसिकली डिस्प्ले करता है, और वो मैसेज किसी फाइल में जाके स्टोर होता है, और उस फाइल के ऊपर एक ट्रिगर लगा होता है कि जो भी मैसेज हो वो लॉग्स के अंदर चला जाए या वो सामने डैशबोर्ड पर डिस्प्ले हो जाए, सॉर्ट ऑफ इस तरह की मतलब सारी वो स्क्रिप्टिंग हुई भी होती है। तो ये तो मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ कि हाउ टू schedule your job by using this cron d daemon, या cron को आप cron टैब को यूज करके या cron d की जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है उसको यूज करके किस तरह अपनी बैकअप जॉब कर सकते हैं, जॉब को स्केड्यूल कर सकते हैं। ठीक है, ठीक। और इसमें यह है कि अभी इसमें जो मिनिमम होता है कि वो सिर्फ 1 मिनट के बाद होता है, ठीक है, एटलीस्ट 1 मिनट बाद होगा। तो अगर आप लेस देन 1 मिनट के लिए चलाना चाह रहे हैं तो फिर क्या करेंगे, अगर आपने 30 सेकंड के बाद चलाना है तो फिर आप क्या करेंगे, लेट्स सपोज मतलब आपने एक ये इंसर्ट static और आगे आपने अपना स्क्रिप्ट लिख दिया db_backup.sh, तो ये लाइन क्या करेगी, हर मिनट बाद एग्जीक्यूट होगी, ऐसे ही है। जी। अगर आपने कहना नहीं मैं 30 सेकंड के बाद दोबारा इसको एग्जीक्यूट करना चाह रहा हूँ तो क्या करेंगे?
हाँ, क्योंकि 30 सेकंड्स का तो ऑप्शन ही नहीं है। 30 सेकंड का तो ऑप्शन ही नहीं है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, स्टैटिक स्टैटिक स्टैटिक, ठीक है। और यहाँ पे आप स्पेस देके यहाँ पे लिख देंगे स्लीप 30 सेमीकोलन, और अच्छा आगे अच्छा फिर अच्छा। db_backup .sh। स्लीप 30 का मतलब है कि 30 सेकंड के लिए जो है ना वो पॉज के बाद दोबारा इसको एग्जीक्यूट करते होगा। ये पता क्या, ये पहली लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी जब दूसरी लाइन पे आएगा, क्योंकि दूसरी लाइन पे तो दोनों जो ये टास्क हैं ये जारी बात है स्टैटिक स्टैटिक हैं, तो दोनों टास्क एट ए टाइम एग्जीक्यूट होंगे। लेकिन होगा ये कि इसमें हमने डाल दिया स्लीप 30, तो ये टास्क तो फौरन स्क्रिप्ट चल जाएगा, और ये फिर 30 सेकंड का पॉज आएगा और फिर ये स्क्रिप्ट चलेगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। आप इवन 15 सेकंड करना चाहें तो 15 कर लें। तो हमने बेसिकली ये काम किया। समझ गए मेरी बात? ठीक है ठीक। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। ये एक जो है वो आप करेंगे वहाँ अपने पास, तो इंशाल्लाह ये इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। इसको कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है और बड़ी आसान सी है, कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो आपको ज़्यादा एक इसी तरह आप rsync यूटिलिटी चला के और अपना डाटा बैकअप कीजिएगा, एक दो डायरेक्टरीज को आपस में सिंक कीजिएगा यूजिंग दिस कमांड, और उसमें फिर आप स्क्रिप्ट जो है वो डेली में भी डाल दें, आवरली में भी डाल दें। तो आपको आवरली में तो खैर हर घंटे बाद आपको पता चल जाएगा। डेली में अगर सिस्टम आपका चल रहा है तो अगले दिन आप लॉग्स में चेक कर सकते हैं कि स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हुआ था कि नहीं हुआ था। तो इस तरीके से आपको यहाँ से पता चल सकता है। ठीक है जी, क्लियर है? ठीक है ठीक है। अच्छा जी, अच्छा नेक्स्ट आपका है बेसिकली हमारा जो टॉपिक है वो एडवांस स्टोरेज का है, वो मैं करा देता हूँ। इसमें RSCSA के ट्रैक में दो चीज़ें इसके अलावा आज का इंशाल्लाह ये ख़त्म हो जाएगा। तो दो चीज़ें हैं, लेकिन वो छोटी सी चीज़ें हैं, वो मैंने बेसिकली शिफ्ट कर दी हैं फेज़ 2 में। तो फेज़ 2 में ज़्यादा सूट कर रही थी। एक उसमें है फायरवॉल, जो आपकी है ना, ये जो लिनक्स की जो अपनी फायरवॉल है, सिस्टम बेस्ड फायरवॉल, जिसको हम फायरवॉल CMD या IP टेबल्स भी कहते हैं। तो वो उसका एक मॉड्यूल है वो, लेकिन वो मैंने इसलिए इकट्ठा किया सेकंड फेज के साथ कि वो जब भी हम कोई नई सर्विस इंस्टॉल करेंगे तो फिर उसमें हमें फायरवॉल्स के मॉड्यूल वगैरह या फायरवॉल्स के जो है ना वो रूल्स पास करने पड़ते हैं। तो वो उसके साथ ही सूट कर रहा था कि पहले वो हम फायरवॉल का टॉपिक पढ़ेंगे और फिर हम आगे सर्विसेज को स्टार्ट करेंगे। तो वो ज़रा साथ साथ चलेगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और दूसरा ये है कि NFS, ये इसमें स्टोरेज के अंदर बेसिकली हमने लोकल स्टोरेज की पार्टीशनिंग कर ली। अभी हम इंशाल्लाह LVM को यूज़ करके लोकल स्टोरेज सिस्टम की पार्टीशनिंग करेंगे। एक तरीका है कि नेटवर्क जो आपकी जो पार्टीशन होती है या नेटवर्क शेयर को किस तरह से आप सिस्टम के अंदर माउंट करेंगे और उसको किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो वो भी इंशाल्लाह हम उसको करेंगे। लेकिन उसको मैंने उसमें दो ऑप्शन हैं आपके पास। एक NFS का आता है, NFS शेयर होती है, डायरेक्टरी होती है। ठीक है, आप लोगों ने अक्सर यूज़ किया होगा NFS को, या NAS डिवाइसेस यूज़ की होंगी। तो NAS की बैकएंड के ऊपर NFS होता है नॉर्मली। बाकी प्रोटोकॉल्स भी होते हैं, FTP है, CIFS है विंडोज़ का। इसी तरह iSCSI भी है। तो इंशाल्लाह आपको फेज़ 2 में जो RSC का ट्रैक है उसके अंदर आपको iSCSI बोथ सर्वर एंड क्लाइंट साइड, NFS बोथ सर्वर एंड क्लाइंट साइड, ये दोनों आपको करा दूंगा। तो उसमें फिर आपको ये आइडिया हो जाएगा कि नेटवर्क, एक तो नेटवर्क फाइल सर्वर्स को खड़ा किस तरह करते हैं, और फिर वहां से अगर कोई डायरेक्टरी शेयर की है तो उसको क्लाइंट मशीन पे या मेंबर सर्वर के ऊपर माउंट किस तरह करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने उसके साथ जोड़ दिया हुआ कि सीक्वेंस ऐसे ही बनता है उसका। तो आज जो हमारा आखिरी टॉपिक है बेसिकली रिगार्डिंग RSCSA, वो है इम्प्लीमेंटिंग एडवांस स्टोरेज फीचर्स। तो उसमें हमारे पास अच्छा, कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट वीक तो क्लास नहीं होगी ना? वो आप लोगों ने कलेक्टिवली एक गैप मांगा एक वीक का, तो नेक्स्ट वीक क्लास पे नहीं हाँ, होगी। वो रहील का मुझे फोन भी आया था और मैंने कह हाँ दिया था ठीक है। जी जी, वो फिर तो उससे नेक्स्ट वीक हम स्टार्ट करेंगे, मतलब अगला वीक नहीं करेंगे। मतलब यूँ समझ अच्छा लें कि इंशाल्लाह आज है तकरीबन 15 10 है तो नहीं आज, होगी, 22 को फिर हम स्टार्ट करेंगे। 20। 20 अच्छा, और वो मैं कह रहा था कि एक तो हम जरा टाइम आगे का नहीं रख सकते, 9 बजे का, 9 या 10 बजे, क्योंकि आप रहील फिर कह रहे थे उसको, आपकी कोई क्लास है, तो इस वजह से वो मेरे ख्याल में खत्म हो हाँ जाएगी। वो नेक्स्ट वीक खत्म हो जाएगी। तो मैं जरा नमाज पढ़ लेता हूँ, ठीक है? जी जी पढ़ लें जी जी, पढ़ लें। ओके। एक वो नेक्स्ट वीक खत्म हो जाएगी, तो फिर राहिल से कल ही पढ़ लें।
कोई इशू अच्छा नहीं है, अच्छा। तो मैं कोई मसला नहीं। ओए ये खराब है। ठीक है अच्छा ना। सही है। अच्छा, और मैं एक चीज और कह रहा था कि हम वेंसडे की बजाय ट्यूसडे को स्टार्ट कर लें अगर पॉसिबल हो, क्योंकि फ्राइडे को अक्सर मैं घर आ जाता हूँ ना, अच्छा तो अच्छा अच्छा। क्लास रह ही जाती है। चलो ये अब राहिल से कोऑर्डिनेट कर लेना ये अगर तो आप, उसको। हाँ चले, मैं उससे बात करूंगा। वो बेसिकली ठीक है। स्लॉट सारी ना वहीं देख रहा होता है, तो हाँ बिल्कुल, चलो ठीक तो है इसलिए ठीक मुझे है। मुझे खास कोई आइडिया नहीं होता, तो मुझे जब वो कह देता है कि यार अच्छा इस अच्छा टाइम के ऊपर आपने आ जाना है, तो मैं फिर अच्छा मैं अच्छा। देख लेता हूँ कि मेरी सही स्लॉट सही। अगर फ्री है तो फिर मैं भी आ जाता हूँ, कोई मसला नहीं होता। ठीक कोई इतना ठीक, इशू नहीं। चलें, मैं उससे डिस्कस करूंगा इंशाल्लाह। हाँ कोई मसला नहीं। मैं ख्याल में 3 मिनट की ब्रेक कर लेते हैं, आज भाई आ जी जाएं तो जी फिर बिल्कुल। स्टार्ट ठीक है। ओके।
चलो ठीक है, हम स्टार्ट कर सकते हैं। ओके जी, हम स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, अभी जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो एडवांस स्टोरेज के कॉन्सेप्ट्स हैं बेसिकली, जो कि इंटरेस्टिंग है काफ़ी, मतलब ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अच्छा, हम बेसिकली जब इंस्टॉलेशन कर रहे थे तो आपको याद होगा कि तो उसमें हमारे पास पार्टीशनिंग की 2-3 ऑप्शंस आ रही थी। एक स्टैंडर्ड पार्टीशनिंग है जो कि हमने पहले कर चुके हुए हैं पार्टेड यूटिलिटी से, और एक हमारे पास है थ्रू LVM। LVM स्टैंड्स फॉर लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजर बेसिकली। मैं इसको ऐड कर लेते हैं। अच्छा, तो लॉगिन भी कर लेते हैं। और अच्छा, LVM का कॉन्सेप्ट है, तो LVM स्टैंड्स फॉर लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजर, ठीक है। और इसमें बेसिकली कॉन्सेप्ट ये क्यों इंट्रोड्यूस हुआ और मतलब इसका फ़ायदा में क्या है। इसका फ़ायदा ये होता है कि आपकी मैं आपको थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर समझाता हूँ तो आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाएगा। नॉर्मली जब हम किसी हार्ड डिस्क को अटैच करते हैं अपने लिनक्स के सिस्टम के साथ, तो वो उसको रिकॉग्नाइज करता है सॉर्ट ऑफ इस तरह dev SDA, ऐसे ही है ना, dev SDB, क्यों जी, इस नाम से उसको डिटेक्ट करता है और दिखाता है हमें। अगर हम मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे मैं जो हमने पहले पार्टेड यूज किया था वो किस लिए यूज किया था? पार्टीशनिंग के लिए था। अभी भी पार्टेड यूज करेंगे। पार्टेड यूटिलिटी यूज होती है पार्टीशनिंग के लिए। अगर आपने डिस्क की पार्टीशनिंग करनी है तो उसके लिए हम पार्टेड यूटिलिटी यूज करते हैं। तो अभी भी हम वही यूज करेंगे, लेकिन अब इसमें जो पहले हमने पार्टीशनिंग की थी वो स्टैंडर्ड पार्टीशनिंग थी, ठीक है। स्टैंडर्ड पार्टीशनिंग में ये था कि हमने जब सिंपल एक ये देखें SDA, ये दो डिस्क, एक डिस्क के साथ अटैच है SDA के नाम से, और इसकी ये 3 पार्टीशन, ठीक है। तो 3 पार्टीशन यहाँ पे हुई हैं, तो ये स्टैंडर्ड पार्टीशनिंग है। एक कॉन्सेप्ट है LVM का। LVM में हम क्या करते हैं, लेट्स सपोज मेरे पास ये एलवीएम भी पार्टीशनिंग के लिए यूज होता है। एग्जैक्टली है इसका, ये एक अनदर वे है लिनक्स की पार्टीशनिंग करने का, लेकिन इसमें जो फीचर्स हैं वो ज़्यादा अच्छे हैं एज कम्पेयर टू स्टैंडर्ड पार्टीशनिंग। अब वही मैं आपको बेसिकली इसका स्ट्रक्चर समझाने लगा हूँ। तो होता ये है कि हम ये करते हैं कि जो ये लेट्स सपोज मेरे पास ये सिस्टम पे 3 हार्ड डिस्क मैंने अटैच की, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखें तो मेरे पास यहाँ पे 3 हार्ड डिस्क, dev SDA SDB SDC, ये तो क्लियर है ना। जी जी जी, ये तो क्लियर। लेट्स सपोज ये 10 GB की हैं, 10 GB ईच की हैं, ये भी 10 GB की है और ये भी, और लेट्स सपोज ये हम इसको 20 GB कर देते हैं, ये 20 GB की है, ठीक है। तो होता ये है कि जब LVM के थ्रू हम पार्टीशनिंग करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम जो डिस्क, जो फिजिकल डिस्क है, उसको हम रोल असाइन कराते हैं PV का। PV स्टैंड्स फॉर फिजिकल वॉल्यूम। ये एक PV1, ये PV2 और ये PV3, 3 PVs बन जाते हैं, ठीक है। फिजिकल वॉल्यूम्स, ये इसका स्ट्रक्चर है। जो अगर हमने LVM के थ्रू पार्टीशनिंग करनी हो तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि हम जो है वो जो डिस्क अटैच हुई हुई होती हैं उनको एक रोल असाइन कर देते हैं, उनको आप फाइल सिस्टम कह सकते हो, उसको फिजिकल वॉल्यूम बना देते हैं। और उसके बाद फिर हम एक बनाते हैं, एक आप कह लो एक वॉल्यूम ग्रुप भी कहते हैं, और इसको VG भी कहते हैं, वॉल्यूम ग्रुप। ये फिजिकल वॉल्यूम है, इसको फिजिकल वॉल्यूम कहते हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा वो कर दूं तो हम ये करते हैं कि हम यानी कि ईच डिवाइस में वो एक फिजिकल वॉल्यूम है। एग्जैक्टली ईच जो फिजिकल हार्ड डिस्क है वो एक फिजिकल वॉल्यूम है। और फिर जब ये हम बना लेते हैं उसके बाद हम वॉल्यूम ग्रुप बनाते हैं, और इस वॉल्यूम ग्रुप में हम इन फिजिकल वॉल्यूम्स को या PVs को रजिस्टर करते हैं, ऐड करते हैं। तो हो सकता है अच्छा कि मैं एक वॉल्यूम ग्रुप बनाऊं, हो सकता है कि मैं वॉल्यूम ग्रुप 2 बना लूं, एक ये VG1 और एक VG2, और मैं ये कहूं कि VG1 के साथ जो मेरे PVs हैं, और मैं इनको थोड़ा सा यहाँ पे भी थोड़ी एवरेशन करता हूँ। ये PV1 है, ये लेट्स सपोज मेरे पास PV2 है, और ये मेरे पास लेट्स सपोज PV3 है। तो मैं कहता हूँ कि ये जनाब मेरा जो है PV1 जो है वो PV1 and PV2 is part of this volume group and PV3 is part of this volume group, ठीक है।
तो अब वॉल्यूम ग्रुप का साइज कितना हो जाएगा 1 का, जब दोनों रजिस्टर होंगे तो इसका भी 20 हो जाएगा बिकॉज उसमें 20 GB थी, ठीक है। तो जब ये हम बना लेते हैं उसके बाद फिर हम बनाते हैं इनकी बेसिस, वॉल्यूम ग्रुप की बेसिस पे हम बनाते हैं। मैं इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे पीछे कर लेता हूँ ताकि थोड़ी सी जरा हमें स्पेसिंग मिल जाए। अच्छा, तो ये कर लेते हैं और इसको मैं पीछे ले आता हूँ, ठीक है जी, और इनको मैं आगे ले लेता हूँ। तो ये हमारे पास वॉल्यूम ग्रुप बनते हैं, ठीक है। और वॉल्यूम ग्रुप के बाद फिर हम बनाते हैं लॉजिकल वॉल्यूम्स, ठीक है। इसको आप LV भी कह सकते हैं, ठीक है, लॉजिकल वॉल्यूम्स, इसको कहते हैं हम लॉजिकल वॉल्यूम्स। ये एक्चुअल में पार्टीशन होती है, एग्जैक्टली ये एक पार्टीशन होती है। और इसका साइज मैं लेट्स सपोज LV1 मैंने क्रिएट किया और इसका साइज मैं लेट्स सपोज रखता हूँ 15 GB, ठीक है। तो इस तरह हम इसमें पार्टीशनिंग इस तरह करते हैं। हाँ, ये देखिए LV जो है वो ईच वॉल्यूम ग्रुप का जो पार्टीशन बन रहा है वो मतलब वो LV है। हाँ, वॉल्यूम पहले फिजिकल वॉल्यूम बनेगा, फिर वॉल्यूम ग्रुप बनेगा और वॉल्यूम ग्रुप के अंदर फिजिकल वॉल्यूम्स को ऐड करेंगे और फिर उसकी वॉल्यूम ग्रुप की बेस पे लॉजिकल वॉल्यूम्स, डिफरेंट चंक्स ऑफ वॉल्यूम्स बनाएंगे। और वो वॉल्यूम्स का हमें ये है कि हम अब अगर इसमें देखें 15 GB मैंने बना दिया तो 10 GB एक हार्ड डिस्क के अंदर डाटा होगा और 5 GB एक और दूसरी हार्ड डिस्क के अंदर होगा, 2 PVs मैं समझ गया। तो अब इसका फायदा ये है इस स्ट्रक्चर का कि अगर आपकी स्पेस थोड़ी कम होती है, कोई मसला होता है, तो आप क्या करें, आप एक और डिवाइस डायरेक्ट एक और हार्ड डिस्क जो है वो ऐड करें, ठीक है, SDD लेट्स सपोज, और उसको लेट्स सपोज आप कहें जी 40 GB की है और आप उसको इसको ये जो हार्ड डिस्क आपने अटैच की है इसको आप बना दें इसका मेंबर, इसको PV बना दें, ठीक है, इसको बना दें PV4 और VG1 में अगर आपके पास स्पेस खत्म हो गई है तो आप क्या करें, यहाँ पे PV4 को ऐड कर लें, तो स्पेस कितनी हो जाएगी 20 + 40 60 हो जाएगी। 60 तो ये रन टाइम पे ऐड हो जाएगा। ये रन टाइम ये इसी का यही तो फायदा है इसका कि रन टाइम पे ना सिर्फ ये भी वॉल्यूम ग्रुप की साइज भी इंक्रीज रहता है और अगर आप फॉर एग्जांपल LV1 आपका 15 GB है, आपने इसका साइज इंक्रीज करना है तो आप इसको भी इंक्रीज कर सकते हैं, 10 GB और दे दें तो ये 25 GB हो जाएगी। तो दिस इज हाउ यू कैन effectively use LVM to डायनेमिकली रन टाइम के ऊपर आप इसका साइज इंक्रीज या डिक्रीज दोनों काम कर सकते हैं। तो दिस इज बेसिकली लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजर। तो अब अगर आप देखें तो जो रेड हैट है, अगर आप देखें लिनक्स जब डिफ़ॉल्ट इंस्टॉलेशन करती है तो वो भी इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करती है बिकॉज इसमें थोड़ा सा रिलायबिलिटी फैक्टर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू नॉर्मल हार्ड डिस्क में अगर क्रैश कर गई तो क्या होगा, आपका डेटा लॉस हो जाएगा, ठीक है। इसमें एक तो फ़ायदा ये है कि आपका जो डाटा है वो मल्टीपल डिस्क के ऊपर है और दूसरा ये है कि अगर आप स्टैंडर्ड पार्टीशनिंग में अगर आपने साइज को इंक्रीज वगैरह करना है उसमें कुछ इश्यूज आते हैं, तो वॉल्यूम ग्रुप में ये इश्यूज नहीं है, आप किसी टाइम पे रन टाइम के ऊपर अपना साइज को इंक्रीज कर सकते हैं बाय यूजिंग बाय एडिंग मोर हार्ड डिस्क and making them PVs and adding PVs to the volume group, and then you can create or increase the size of logical volumes. तो ये कॉन्सेप्ट है बेसिकली। और इसमें अगर आप देखें पीछे बैकएंड के ऊपर तो यहाँ पे आपको ये जो SDA3 है, ये नजर आ रही है आपको जी जी मेरी स्क्रीन, SDA3 की जो पार्टीशन है आपकी जब ये ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन जब हमने इसको दी ये डिस्क जिसका साइज 20 GB था, तो लिनक्स ने क्या किया कि उस 600 मेगाबाइट की एक पार्टीशन बना दी बूट EFI की और 1 GB की पार्टीशन बूट की बना दी और 2 GB स्वैप स्पेस बना दी, ठीक है, सॉरी 1 GB इसको दे दी, बाकी कितनी बची 18.4 GB। तो 18.4 GB की पार्टीशन को इसने बना दिया PV फिजिकल वॉल्यूम, ठीक है। आप पार्टीशन को भी फिजिकल वॉल्यूम बना सकते हैं, आप पूरे डिस्क को भी बना सकते हैं, आप पार्टीशन को भी बना सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, इसने SDA3 को एक फिजिकल वॉल्यूम बना दिया और उसके ऊपर एक वॉल्यूम ग्रुप बना दिया। अगर आप देखें यहाँ पे तो नीचे आपके पास ये फर्दर 2 पार्टीशन सब पार्टीशनिंग आ रही है।
ठीक है। तो यहाँ पे ये RHEL_192, दिस इज द नेम ऑफ वॉल्यूम ग्रुप, दिस इज एक्चुअली द नेम ऑफ वॉल्यूम ग्रुप, ठीक है। और ये जो रूट आपको नजर आ रहा है, दिस इज द नेम ऑफ द लॉजिकल वॉल्यूम जो कैसे क्रिएट हुआ है, और ये स्वैप इज द नेम ऑफ लॉजिकल। हाँ, तो जब लॉजिकल वॉल्यूम की हम बात करते हैं तो हम बेसिकली एक पार्टीशन की बात कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे इसने ये किया कि इसने SDA3 को PV बना के तो लॉजिकल वॉल्यूम LVM की बेसिस पे दो फर्दर सब पार्टीशनिंग की। और अब इसका फायदा ये है कि आप अगर आपने इसका साइज इंक्रीज करना है तो आप क्या करें, एक डिस्क अटैच करें और उसको इस वॉल्यूम ग्रुप के अंदर ऐड कर दें, तो इसका साइज इंक्रीज हो जाएगा और फिर आप उससे रूट को और स्वैप की स्पेस को भी इंक्रीज कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन इसमें वॉल्यूम ग्रुप फिर किधर है? हाँ, वो मैं भी आपको सारा कुछ दिखाता हूँ। मैं सिर्फ आपको यहाँ पे सिर्फ इसकी रिप्रेजेंटेशन दिखा रहा था कि ये किस तरह से होता है। तो मतलब इसमें अगर हम देखना, वैसे अगर आपने कमांड्स देखनी है तो आप देख सकते हैं। कमांड मैं आपको दिखाता हूँ। PV डिस्प्ले कमांड होती है जो कि आपको दिखाती है कि आपके सिस्टम के अंदर कितने फिजिकल वॉल्यूम्स या PVs हैं। तो ये कमांड, इसके लिए आपको सूडो की परमिशन चाहिए, हम सूडो कर लेते हैं। तो ये सिर्फ एग्जिस्टिंग की दिखा रहा हूँ, अभी मैंने कुछ नहीं किया। तो अगर आप देखें, ये कह रहा है मैंने dev SDA3 को क्या बनाया हुआ है, PV बनाया हुआ है, देख रहे हैं, नजर आ रहा है? जी जी। और VG नेम क्या आ रहा है, RHEL192, जो मैं आपको बता रहा था बेसिकली। ये देखें SDA3 PV है, RHEL192 वॉल्यूम ग्रुप है, और उसके अंदर फिर मल्टीपल उसने बनाई हुई है। अगर मैं VG डिस्प्ले करूं, कमांड दूं sudo वॉल्यूम ग्रुप डिस्प्ले या VG डिस्प्ले, तो ये आपको बता रहा है कि जी देखें आपके सिस्टम में इस वक्त ये एक वॉल्यूम ग्रुप एग्जिस्ट करता है VG RHEL192 से, और इसकी जनाब इस वक्त ये टोटल इसका स्पेस है, ठीक है। अभी हम करते हैं ऑपरेशन, इंशाल्लाह इसको भी इंक्रीज करेंगे। हम नया बनाते हैं फिर इसको भी इंक्रीज, पहले हम नया बनाते हैं फिर हम इसको भी इंक्रीज करेंगे। और अगर मैं इसमें देखना चाहूँ कि कितने लॉजिकल वॉल्यूम्स बनाए हैं आपने, तो LV डिस्प्ले कमांड से आप जो है वो इसको देख सकते हैं, LV डिस्प्ले। तो अगर आप देखें यहाँ पे, ये आपको बता रहा है, ये दो उसने पाथ दो बताए, ये देखें, ये LV डिस्प्ले मैंने कमांड दी, उसने कहा जी एक ये पार्टीशन बनी हुई है स्वैप, लॉजिकल वॉल्यूम बना हुआ है स्वैप, और इसका नाम स्वैप है, और इसको कितना साइज दिया हुआ है, LV साइज कितना है, 2 GB। और अगर आप नीचे देखें, जो रूट की आपकी पार्टीशन है, जो स्लैश पार्टीशन जिसे हम कहते हैं, तो वो उसने बनाई हुई है, और उसका साइज उसने क्या रखा हुआ है, अगर आप देखें तो 16.41, रिमेनिंग जितना भी साइज था वो सारा इसको दे दिया। तो ये बेसिकली दिखा रहा है, इस वक्त करंट स्ट्रक्चर दिखा रहा है। तो ये तो खैर हम देखते हैं, लेकिन हम पहले अपना बनाते हैं कि हाउ टू क्रिएट आवर ओन। तो उसके लिए मैं ये काम करता हूँ, मैं यहाँ पे हम कुछ डिस्क ऐड कर लेते हैं इसकी इस सिस्टम के अंदर, और फिर हम उनके अंदर उसके थ्रू ऑपरेशंस करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द ऐड न्यू हार्ड डिस्क, न्यू स्टैंडर्ड हार्ड डिस्क कर लेते हैं, और हम इसको साइज देते हैं 5 GB, ठीक है। और इसी तरह हम एक और हार्ड डिस्क भी ऐड कर लेते हैं, न्यू हार्ड डिस्क, और इसको भी हम यहाँ पे दे देते हैं लेट्स सपोज 8 GB, ठीक है। ओके, और एक और हार्ड डिस्क बाद में जो कि हम यूज करेंगे लेट्स सपोज 5 GB। तो ये मैंने 3 हार्ड डिस्कें बना ली, क्योंकि मैं बेसिकली आपको थ्रू हार्ड डिस्क ही दिखाऊंगा इंस्टेड ऑफ पार्टीशनिंग। वैसे बुक्स में आपको वो एक ही हार्ड डिस्क अटैच करके उसकी पार्टीशन करा के तो उसमें उसको PVs बना देता है, लेकिन दिस इज नॉट इफेक्टिव वे। जो बेहतर तरीका है वो यही है, प्रोडक्शन का एनवायरनमेंट में बेस्ट वे यही है जो मैं आपको भी कराऊंगा। अच्छा, तो मैंने हार्ड डिस्क अटैच कर ली। अगर मैं LSBL के कमांड से चेक करूं तो ये देखें, आपको नीचे नजर आ रही होंगी मेरी ये 3 हार्ड डिस्क, ठीक है, जो मैंने अभी ऐड की है, ये इसने डिटेक्ट कर ली है रन टाइम के ऊपर। तो अब ये मेरे पास 3 हार्ड डिस्क हैं, लेट्स अज्यूम। इनमें से फिलहाल मैं 2 को यूज करूंगा और एक को मैं फिर बाद में यूज करूंगा टू इंक्रीज द साइज ऑफ द करंट वॉल्यूम ग्रुप या इसको, तो वो मैं बाद में देखेंगे। पहले हम फर्स्ट 2 को यूज कर लेते हैं, SDB और SDC, ठीक है, क्लियर है? समझ आ रही है साथ साथ? जी आ रही है आवाज। ओके ओके। तो अच्छा, अब हम जो है बेसिकली इसको करते हैं। ओके, अब हम फर्स्ट जो स्टेप है वो हमने इनको बनाना है, PVs बनाना है, ठीक है। तो इनको PVs किस तरह बनाएंगे वो मैं आपको तरीका बता देता हूँ। उसके लिए अगेन हम पार्टेड 3D को ही यूज करेंगे।
तो मैं ऐसे कहता हूँ sudo parted लेट्स सपोज dev sdb, जो हमारी हार्ड डिस्क जो उसने डिटेक्ट की है उसको इस तरह लिखेंगे, और उसके बाद हम उसका बता देंगे, मैं कहता हूँ मेक लेबल, और मैं इसको लेट्स सपोज कहता हूँ MS-DOS। लास्ट टाइम हमने जो किया था काम वो सारा GPT से किया था, इस टाइम हम MS-DOS से कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं इसको बेसिकली MS-DOS से मुराद ये है कि MBR बेस्ड हार्ड डिस्क से मैं इसको देना चाह रहा हूँ, तो ये मैं कर दूंगा। ठीक है, ये उसने एक मुझे कर दी, SDB को भी कर दिया। इसी तरह मैं बेसिकली आपकी SDC जो दो है ना, दो हार्ड डिस्क है, दूसरे के साथ भी ऑपरेशन करूंगा, तो दोनों हार्ड डिस्कों को मैंने बता दिया कि ये MBR बेस्ड डिस्क होंगी। ठीक है, और नेक्स्ट अब हमने बेसिकली इसको करना है, इसकी एक पार्टीशन हमने एटलीस्ट वन पार्टीशन हमने बनानी है, तो वो हम बना लेते हैं यहाँ पे। तो वो हम किस तरह बनाएंगे तो वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। इसके लिए हम यूज करेंगे sudo parted, हमने पहले भी ये काम किया हुआ, dev sdb। ठीक है, sdb सेलेक्ट करेंगे, मेक पार्ट कमांड, और प्राइमरी आप क्योंकि MBR बेस्ड आप डिस्क यूज कर रहे हैं तो मैं बेसिकली वही काम कर रहा हूँ। 1 MIB से हम करते हैं स्टार्ट करें, और साइज कितना है इसका 5 GB है, तो मैं इसे कहता हूँ 5000 MIB से करते हैं इसको। ठीक है, ये इसने एक हमारी SDB की एक पार्टीशन क्रिएट कर दी। इसी तरह मैं एक पार्टीशन SDC पे क्रिएट कर लूंगा। ठीक है, मेक पार्ट प्राइमरी, और इसमें 8 GB है तो मैं इसको 8 कर दूंगा, 8000 MIB। ठीक है, ये दो मैंने पार्टीशंस क्रिएट कर ली। अगर मैं देखना चाहूँ sudo parted dev sdb print, तो ये देखें ये एक पार्टीशन इसमें बन गई, और SDC की अगर हम प्रिंट करें तो ये पार्टीशन यहाँ बन गई, तो दोनों में एक एक पार्टीशन बन गई। अब हमने इन जो पार्टीशन है इसको PV का स्टेटस देना है, फिजिकल वॉल्यूम बनाना है। तो जब फिजिकल वॉल्यूम बनाना हो तो उसके लिए फिर हम करते हैं कमांड जो हम देते हैं sudo parted यूटिलिटी ही यूज होगी, और इसमें हम -s करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम कहेंगे dev, और उसके बाद हम करेंगे SDB क्योंकि SDB है, और इसके बाद फिर हम इसको ये वाला स्टेप हम क्या कर रहे हैं, ये हम बेसिकली अब उसको बता रहे हैं कि ये जो आपने यूज करना है ये आपने PV के तौर पे यूज करना है, फिजिकल वॉल्यूम के तौर पे यूज करना है। अभी सिर्फ बता रहे हैं, जिस तरह हम करते हैं ना, जब हमने पिछले पार्ट जब पार्टीशनिंग की थी तो हम बता रहे थे कि यार ये फाइल सिस्टम इस पे ext4 होगा या XFS होगा, ये वो वाला स्टेप बता रहे हैं। अभी किया नहीं हमने, अभी हमने फॉर्मेट किया नहीं उससे। ठीक है, वो अभी PV क्रिएट कमांड एक सेपरेट कमांड है जो भी यूज करेंगे इसके बाद। अभी सिर्फ हम पार्टेड यूटिलिटी से बता रहे हैं आपके OS को कि जनाब इसके ऊपर मैं बेसिकली LVM बेस्ड कॉन्सेप्ट यूज करूंगा। तो इसमें हम करेंगे parted -s dev sdb set 1 LVM on। ठीक है, ये कमांड देंगे। इसी तरह SDC दोनों हार्ड डिस्कों की जो पहली पार्टीशन है, set 1 मतलब पार्टीशन 1 की पे LVM ऑन कर दो। इसी तरह set SDC set, ये स्टेप समझ आया कि मैं ऐसे कह रहा हूँ कि मैंने जो पार्टीशन बनाई थी उस पार्टीशन के ऊपर LVM का स्टेटस ऑन कर दो। ये पार्टेड के थ्रू मैं बता रहा हूँ, ये काम आपने करना है। क्लियर है, ये समझ आई? ये बेसिकली हम सिर्फ उसको बता रहे हैं कि यार ये LVM के लिए हम इस्तेमाल करेंगे, और कुछ नहीं किया। अभी PVs नहीं बनाई, अभी सिर्फ बताया उसको, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को थ्रू पार्टेड बताया। अब PV क्रिएट करने के लिए हमारे पास जो कमांड होती है वो होती है PV क्रिएट। अच्छा, वो जो एक हमने मेक, वो ऊपर जो हमने मेक लेबल की यूज की थी, सिर्फ हमने वो वो जो हमने उसको क्या किया, फॉर्मेट किया। हाँ, उसको आपने बताना है कि यार ये जो डिस्क है ये MBR बेस्ड डिस्क होगी या GPT बेस्ड डिस्क होगी। MBR बेसिकली बायोस के, अभी हमने MBR किया क्योंकि लास्ट टाइम मैंने आपको GPT की प्रैक्टिस कराई थी, इस दफा मैंने कहा चलो आपको MS की प्रैक्टिस भी कराता हूँ, MBR की भी कराता हूँ। तो अगर आप देखें तो ये दिखा भी रहा है पार्टीशन टेबल MS-DOS। तो जब आप MBR बेस्ड डिस्क के ऊपर LVM बनाएंगे तो उसके लिए फिर ये स्टेप है। और अगर आपने GPT करना है तो फिर आप जो लेबल कमांड मैंने आपको बताई थी मेक लेबल की, उसमें आप फिर GPT कर लें तो वो GPT हो जाएगी, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कोई भी यूज कर लें, दोनों यूज कर सकते हैं। वैसे रिकमेंडेड ये कि GPT इज गुड क्योंकि GPT में आपको साइज ज्यादा मिलता है। तो मैं सिर्फ आपको दोनों फ्लेवर दे रहा हूँ। पहले पिछले प्रैक्टिस में मैंने सिर्फ आपको जो है ना वो GPT का कराया था, इसमें मैं आपको जो है ना वो MBR के थ्रू करा रहा हूँ।
ठीक है ठीक है ठीक है। जी, ओके। तो अच्छा, अब हम इसको कर लेते हैं नेक्स्ट, हमारा पीवी क्रिएट कमांड। पीवी क्रिएट कमांड से अब हम पीवीज बनाए क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं दो पीवीज क्रिएट करूंगा। पहला पीवी कौन सा है, dev sdv1 वाली पार्टीशन है, और दूसरी कौन सी है, dev sdc1। ऐसे ही है ना, क्लियर है ये लाइन या नहीं? ठीक है। ठीक है, तो मैं इसको एंटर करूंगा। तो इसने कहा जी कि फिजिकल वॉल्यूम सक्सेसफुली क्रिएटेड, दो फिजिकल वॉल्यूम्स बन गए। हाँ, ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप मैंने करना है वीजी क्रिएट, वॉल्यूम ग्रुप। वॉल्यूम ग्रुप। ठीक है, तो sudo कमांड के साथ वीजी क्रिएट, और उसके बाद मैं आगे, अब यहाँ पे मैं बताऊंगा उसको नाम, जो वॉल्यूम ग्रुप है उसका नाम मैंने बताना है। तो मैं ऐसे कहता हूँ, लेट्स सपोज वॉल्यूम VGRP01, कोई भी नाम रख सकते हैं, मैंने वैसे जेनेरिक नाम रख दिया। ठीक है, आप मीनिंगफुल नेम भी रख सकते हैं, तो मैंने वैसे एक नाम रख दिया, ठीक है। नाम दे दिया। और आगे अब अपने पीवीज बताने हैं कि कौन से पीवीज फिजिकल वॉल्यूम्स आपने इस वॉल्यूम ग्रुप के साथ रजिस्टर करने हैं या अटैच करने रजिस्टर हैं। करानी है, हाँ हाँ। मैं तो वो दे SDB। दूंगा SDB1 और /dev SDC1, क्योंकि हमने किया ये था कि हमने डिस्क पहले अटैच की, उनके अंदर उसको हमने MBR या GPT जो भी हमने करना है वो किया, फिर हमने उनके अंदर एक पार्टीशन क्रिएट की, एटलीस्ट एक पार्टीशन क्रिएट करते हैं, और फिर उसको हमने पीवी बना दिया। ठीक है, आप एक से एक ज्यादा कंप्यूटर पार्टीशन तकरीबन 5G, एक 5 GB का है डिस्क, और और एक एक 8 GB की है। 8 GB का, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, हाँ। ये पार्टीशन हमने कह दिया कि दो तो अब पीवीज है। हमारा जो वॉल्यूम ग्रुप है वो तकरीबन 13 GB हो गया, राइट? नहीं, 8 GB प्लस 5 GB 13 GB, हाँ 13 GB, बिल्कुल ऐसे। हाँ। तो अब ये देखें, मैंने ये कमांड दी sudo vg create VGRP01, और ये इसने बेसिकली मेरा वॉल्यूम ग्रुप क्रिएट कर दिया। एंड द नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, कि हमने क्या करना है, लॉजिकल वॉल्यूम बनाना है lv create कमांड से। ठीक है, sudo lv create, अब हमारा वॉल्यूम ग्रुप बन गया 13 GB का। अब मैंने लॉजिकल वॉल्यूम्स बनाने हैं। जब मैं लॉजिकल वॉल्यूम्स बना लूंगा, इस डायग्राम में जो मैंने आपको दिखाया था कि ये लॉजिकल वॉल्यूम मैंने बनाया, तो जब मैं ये लॉजिकल वॉल्यूम बना लेता हूँ, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि मैं फिर इसको क्या करता हूँ, इसको फॉर्मेट करता हूँ किसी फाइल सिस्टम से, ext4 भी हो सकता है, XFS भी हो सकता है, और फिर इसको लास्ट स्टेप में क्या करूंगा, माउंट कर दूंगा इसको। दैट्स इट। तो यही स्टेप बेसिकली हम करने जा रहे हैं। पहले हम क्रिएट करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि LV क्रिएट, अच्छा आगे हम इसको देंगे -n फॉर नेम, और मैं ऐसे कहता हूँ lvol01, लॉजिकल वॉल्यूम 01। ठीक है, या वॉल्यूम 01 भी आप दे सकते हैं फॉर सिंपलिसिटी, कोई भी मीनिंगफुल नेम आप दे सकते हैं। अगर आप किसी भी पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं तो वो नाम दे दें इसको, और आगे आप -L से आप इसका साइज बताएंगे। ठीक है, कितने साइज की होगी, तो मैं ऐसे कहता हूँ, लेट्स सपोज 2000 इसको कर दो, 2000 M कर दो। ठीक है, या इसको हम कहते हैं 2048 M कर दो। तो बेसिकली 2 गीगा की मैं एक पार्टीशन क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, 2 गीगाबाइट की, या मैं इसको बल्कि 13 नहीं, हम इसको जरा ज्यादा कर देते हैं ताकि थोड़ा सा हमें आइडिया भी हो। 6-8 लेट्स जितना भी। हम इसको कर देते हैं, लेट्स सपोज 9000 कर देते हैं, 9 गीगाबाइट की एक पार्टीशन बना देते हैं। ठीक है, तो मैंने किया क्रिएट, और मैं इसको ये करके, उसके बाद फिर आगे आपने स्पेस करके बताना है कि किस वॉल्यूम ग्रुप को आपने यूज करना है टू क्रिएट दिस लॉजिकल बी वॉल्यूम। ग्रुप। तो एक से ज्यादा वॉल्यूम ग्रुप भी एग्जिस्ट कर सकते हैं ना आपके सिस्टम के अंदर, तो फिर जी। आपने बताना है कि जी VGRP01 जो मेरा वॉल्यूम ग्रुप है उसके अंदर से एक पार्टीशन क्रिएट करना। जैसे मैं इसको बताऊंगा तो ये इसने कहा जी कि लॉजिकल वॉल्यूम क्रिएटेड। एक और बना लेते हैं वॉल्यूम 02, और उसको साइज हम दे देते हैं, लेट्स सपोज 2 GB दे देते हैं। ठीक है, और वो मैं क्रिएट कर लेता हूँ। तो ये देखें, 2 वॉल्यूम्स मैंने क्रिएट कर लिए। तो अब अगर मैं कमांड चलाऊं pv sudo pv display, और उसमें मैं देखें तो यहाँ पे ये देखें, अब आपके पास नजर आ रहा होगा फिजिकल वॉल्यूम SDC1 नजर आ रहा है आपको, जो मैंने अभी बनाया था, और ये SDB1 ये सारा नजर आ रहा है, तो एवरीथिंग इज देयर। ठीक है, अच्छा 2 लॉजिकल वॉल्यूम्स मैंने बना लिए। ठीक है, अब मैंने नेक्स्ट स्टेप है कि मैंने इनको क्या करना है, मैंने इनको फाइल फाइल सिस्टम देना सिस्टम। है, और फिर इनको माउंट करना है। तो फाइल सिस्टम देने के लिए हम कौन सी कमांड यूज करते थे, sudo make fs। ठीक है,
डॉट लेट्स सपोज मैंने कहता हूँ ext4 करना है, ठीक है, ओके ext4, और आगे मैं बस बताऊंगा इसको, क्या बताऊंगा इसको, अब मैंने इसको बताने कि भाई कौन सी पार्टीशन के ऊपर आपने ये फॉर्मेट करना है। अब इसका लिखने का तरीके दो तरीके हैं, एक तरीका आप इसको इस तरह लिख लो डेव, ठीक है, और उसके बाद आप आगे वॉल्यूम ग्रुप का नाम लिखोगे VGRP, ये खुद ही देखें रिजॉल्व भी कर रहा है, और आगे वॉल्यूम लॉजिकल वॉल्यूम, तो वॉल्यूम 01, ये देखें, एक तरीका ये है लिखने का, ठीक है, ये क्लियर है तरीका, एक तरीका ये लिखने का, और एक तरीका जो है वो आपको मैं यहाँ से दिखाता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखें ETCFS टैब के अंदर, तो आपको यहाँ पे एक तरीका ये नजर आ रहा है, डेव मैपर RHEL दिस, एक तरीका ये है, दो तरीकों से आप मतलब इसको इस तरह भी लिख सकते यानी कि हैं। वो आपने पहले भी बताया था शायद, आई थिंक हाँ एक न्यूमेरिकल, हाँ कल नहीं, वो तो इसका बताया था, UUID का बताया था मैंने आपको, ये हाँ बेसिकली ये है वॉल्यूम ग्रुप को अगर आपने शो करना है, तो एक तरीका मैंने आपको बताया कि आप /dev/ आगे वॉल्यूम ग्रुप का नाम दे दें, और आगे फिर आप वॉल्यूम का नाम दे दें, वॉल्यूम 01 है तो वॉल्यूम 01 आ जाए, ठीक है, एक तरीका ये है, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि आप इसको यूं करें डेव, ठीक है, मैपर ये, और आगे फिर आप वॉल्यूम ग्रुप VGRP 01, और आप ये देखें इस तरह भी दे सकते हैं, ये दोनों एक जैसी रिप्रेजेंटेशन है, चाहे तो इस तरह नाम दे दें, चाहे तो इस तरह दे दें। वॉल्यूम 1 जो हमने बनाया है, जो लॉजिकल वॉल्यूम 1 है, उसको आप इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, ये दोनों यूज कर सकते हैं। तो अब हमने करना है mk sudo mkfs, और मैं इसको पार्टीशन दे देता हूँ लेट्स सपोज .ext4 कर देता हूँ, और मैं अब यूज कर लेता हूँ डेव लेट्स सपोज, और पहले मैं यूज कर लेता हूँ ये VGRP इस तरह फॉर्मेट में, फिर बाद में दूसरे तरीके से हम यूज कर लेंगे, और वॉल, तो ये देखें ये खुद ही रिजॉल्व कर रहा है। तो मैं इसको कहता हूँ कि इसको ये फॉर्मेट फाइल सिस्टम से फॉर्मेट कर दो, तो इसने ये देखें इसको फॉर्मेट कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप है मैंने इसको माउंट करना है, तो मैं ये करता हूँ कि मैं sudo mkdir, और मैं एक डायरेक्टरी बनाता हूँ वॉल 01 के नाम से, एक डायरेक्टरी बना दो, इसी के अंदर उसको कोई भी नाम रख सकते हैं, नाम की कंफ्यूजन मैं ऐसे करने कहता हूँ लोकल वॉल्यूम 01 lvol01 कर देता हूँ। तो ये डायरेक्टरी क्रिएट की, क्यों क्रिएट की, ताकि मैं इस पार्टीशन को जिसको मैंने अभी फॉर्मेट किया इसको माउंट कर सकूं इसके ऊपर। तो सिंपली हम क्या करेंगे, हम जाएंगे डायरेक्ट vim etc, वैसे माउंट कमांड से भी माउंट कर सकता हूँ, लेट्स सपोज माउंट करता हूँ माउंट /dev/vgrp01 और वॉल्यूम 01, ये जो पार्टीशन है इसको किस पे माउंट कर दो, /l वॉल्यूम 01 पे, ठीक है, और sudo आप लगाएंगे। अच्छा हमने तो हाँ अब एक डायरेक्टरी बना दी ना, सिंपल, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी कोई पार्टीशन आप इवन ये लोकल पार्टीशन है या नेटवर्क पार्टीशन है, जो कि हम बाद में देखेंगे, तो उसके लिए आपको लिनक्स के अंदर एक डायरेक्टरी बतानी पड़ती है जिसपे उसको माउंट करना है उसमें। तो वो डायरेक्टरी आप एग्जिस्टिंग भी बता सकते हैं और नई भी बना ले, आपकी मर्जी। तो मैंने एक नई बना ली ताकि उसके ऊपर माउंट कर दूं। तो ये अब माउंट कमांड से मैं उसको माउंट कर रहा हूँ, जैसे मैंने इसको एंटर किया तो इसने देखें माउंट कर दी। तो दिस इज हाउ यू कैन माउंट। और इसी तरह अगर आपने दूसरी जो वॉल्यूम है उसको अगर आपने करना हो पर उस पर फाइल सिस्टम, तो आप उस पर लेट्स सपोज हम उस पर कर देते हैं XFS, और यहाँ पे मैं उसको वॉल्यूम, उसको मैं यूज करता हूँ दूसरे तरीके से, डेव मैपर, ठीक है, और इसमें मैं कहता हूँ VGRP, ये देखें वॉल्यूम 02। अब मैं कहता हूँ कि इसको अब मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ, पहले उस तरीके से, अब इस तरीके। रिकमेंडेड वैसे यही है, वो कर्नल इस को ज्यादा रिकमेंड करता है कि आप इस फॉर्म में लिखें। तो ये जनाब उसने फॉर्मेट कर दिया। अब इसको भी मैं माउंट करने के लिए एक डायरेक्टरी डालता हूँ लोकल वॉल 02 के नाम से, और sudo कमांड हम दे देते हैं साथ में sudo, और उसके बाद फिर मैं इसको जो है वो माउंट कर देता हूँ। माउंट क्या है जनाब, डेव मैपर वॉल्यूम ग्रुप, ये तरीका भी है, वो वाला तरीका भी है जिससे माउंट करना चाहिए, और लोकल वॉल्यूम 02, ये ओके। sudo हमने नहीं डाला था तो sudo हम डाल देते हैं। तो ये दोनों आपकी जो पार्टीशंस हैं वो माउंट हो गई हैं। अगर lsbl के कमांड आप टाइप करें तो ये देखें, ये आपको कहानी बता रही है, आपको नहीं थोड़ी जैसे आइडिया जो होगी। जो आपने दूसरा जो एक और वो बनाया है, यानी कि दूसरा क्या एक बनाए, ये दो, जो हम, हाँ वॉल्यूम 2 जो एक है, हाँ हाँ ठीक है, दो वॉल्यूम्स बनाए थे ना मैंने, एक 9 GB का बनाया था, एक मैंने बनाया था 2 GB का।
तो एक को मैंने फॉर्मेट कर दिया ext4 हाँ फाइल ठीक है सिस्टम ठीक है से। ठीक है ठीक है ठीक है ओके 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 तो ठीक अगर है। आप यहाँ पे देखें तो ये देखें ये वही 2 डिस्क हैं और इसके अंदर ये बता रहा है कि SD1 की पार्टीशन के अंदर आपने वॉल्यूम ग्रुप वॉल्यूम 1 और हाँ वॉल्यूम 2। 9 हाँ हाँ अच्छा, अगर आप नोटिस करें तो उसने ये किया कि उसने कहा जी क्योंकि 8.8 GB इसमें इसका है साइज वॉल्यूम ग्रुप 1 का, तो ये जो SD1 है इसका टोटल साइज कितना है 5 GB, याद है? हाँ तो 5 GB में से जारी बात है उसने 2 GB दे दिया इसको वॉल्यूम 2 को, और 3 GB यहाँ से दिया और 5 GB यहाँ से दे दिया। इस तरह मतलब अगर आप नोटिस करें तो उसने खुद ही मैनेजमेंट कर ली, हमें मतलब उसने वो नहीं किया। तो अब ये दिखा रहा है कि आपका जो वॉल्यूम 1 है वो माउंटेड है यहाँ से LVOL01 से, और आपकी वॉल्यूम 2 जो है वो माउंट है यहाँ से LVOL02 से। So this is how you can use volume group। अच्छा, अब इसको अगर आप लेट्स सपोज ये तो ये क्लियर हो गया कोई एम्बिग्यूटी इसमें? ये तो क्लियर है। अच्छा, अब आपने इसको पक्की एंट्री करनी है, मतलब कि नेक्स्ट टाइम रीबूट के ऊपर ये कंसिस्टेंट रहे, तो आप ETC FS टैब के अंदर इसकी एंट्री कर देंगे। तो यहाँ पे अब आप कर देंगे क्या, डालेंगे इंसर्ट, और हम यहाँ पे इधर हम जो है वो ऐड कर देंगे /dev/। अब यहाँ पे आप 2 तरीके डेव मैपर वाला भी यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट वीवो वाला भी यूज कर सकते हैं। VGRP01- हमारे पास पहली पार्टीशन क्या थी wall01, और हमने उसका माउंट पॉइंट क्या बनाया LVOL01। फाइल सिस्टम क्या था उसका, क्यों जी ext4 और डिफॉल्ट्स, और हम इसको 0 ये वही एंट्री, और दूसरी एंट्री हम इस तरह कर लेते हैं dev VGRP, जिस तरह से करना चाहें आप कर सकते हैं VGRP01/wall02, और इसका जो माउंट पॉइंट था वो क्या था LVOL या माउंट डायरेक्टरी 02, और फाइल सिस्टम इसका कौन सा है XFS, और डिफॉल्ट्स और 0 और 0। ठीक है जी, और ये हमने बेसिकली इसको ये 2 एंट्रीज डाल दी। ठीक है, और मैं इसको सेव करके बाहर आ गया, और अब इसको आपने systemctl कमांड से रीलोड कर लेना है sudo systemctl daemon रीलोड। तो ये FS टैब की एंट्री को रीलोड कर देगा, और अब मतलब ये इस वक्त आपका ये माउंटेड है और आपकी पार्टीशन, अब ये काम पक्का हो गया। अब नेक्स्ट टाइम जब सिस्टम रीबूट होगा तो ये कंसिस्टेंट पार्टीशन आपकी बन गई। ठीक है, अगर आप इसको देखना चाहें PV स्कैन कमांड भी एक है, उससे आपको ये बता देगा कि जनाब आप PV स्कैन करें sudo, तो ये आपको ये देखें दिखा रहा है, ये सर्विस समराइज्ड फॉर्म में दिखा रहा है कि आपके 3 PVs हैं इस वक्त। ठीक है, और ये किस किस वॉल्यूम ग्रुप के अंदर है ये भी आपको बता रहा है। VGRP के अंदर 2 हैं, और RHEL जो कि इंस्टॉलेशन के टाइम पे बना था उसकी वो बेसिकली है। अगर आपने VG स्कैन करना है तो VG स्कैन के लिए परमिशन चाहिए sudo VG स्कैन। तो ओके, फाउंड वॉल्यूम ग्रुप 1 और 2, ये देखें ये 2 आपके पास आ रहे हैं। तो इसी तरह आप sudo LV स्कैन, बहुत सारी कमांड्स हैं जो कि आप यूज कर सकते हैं चेक करने के लिए। तो ये आपको बता रहा है कि आपकी लॉजिकल वॉल्यूम्स टोटल जो LVM के थ्रू बने हैं वो 4 बने हुए हैं, 2 आपके VGRP01 के अंदर बने हुए हैं और 2 आपके RHEL192 के अंदर बने। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट फेज है, ये तो हमने बना लिया। नेक्स्ट फेज है हाउ टू एक्सटेंड। अब लेट्स सपोज मैंने वॉल्यूम ग्रुप के अंदर एक PV और ऐड करना है। ठीक है, कि वॉल्यूम ग्रुप के अंदर लेट्स सपोज मैंने ये जो वॉल्यूम ग्रुप बनाया है इसके अंदर एक PV और ऐड करना है, तो इसको मैं किस तरह वो करूंगा। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, ये देखें SDD मेरे पास एक डिस्क पड़ी हुई है। मैं क्या करता हूँ कि अगेन वही सेम हम जो पहले हमने किया था कि हम क्या करेंगे, हम वो जिस तरह PVs हमने बनाए थे, तो PVs बनाने के लिए हमने क्या किया था sudo parted, क्या हमने कमांड दी थी जी, पहले हमने बताया था कि dev/sdd, उसको हम कहेंगे mk make label = ms-dos, और ये मैंने कर दिया। और उसके बाद फिर हम कमांड नेक्स्ट क्या देंगे sudo parted, और उसके बाद हम उसको बताएंगे make part और प्राइमरी, और इसको हम कहेंगे फॉर एग्जांपल 1 MIB से लेके
अब ये है 5 GB की, तो 5000 MIB कर लेता हूँ। ये हमने कर ली, ये स्टेप कर लिया। उसके बाद फिर हम कहेंगे sudo parted, ठीक है, और उसके बाद हम करेंगे इसको dev sdd set 1 lvm on। ये कमांड आपने दे दी, ठीक है, lvm ऑन करने के लिए। ये काम करने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, sudo pv create, और आगे हम बता देंगे किसको क्रिएट करना है, dev sdd1 को, ठीक है। ये जो पार्टीशन अभी हमने बनाई इसको हम कहते हैं pv क्रिएट करते। ये काम आपने कर दिया। अच्छा, अब आपने फिजिकल वॉल्यूम आपके पास आ गया। अब आपने अगर वॉल्यूम ग्रुप की को अंदर एक और रन टाइम के ऊपर एक और पीवी ऐड करना है, जो कि भी हमने बनाया है, अगर हम इसको ऐड करना चाहें तो वो किस तरह करेंगे, तो उसके लिए सिंपल आप यूज करेंगे sudo vg extend, ठीक है, vg extend कमांड यूज करेंगे, और इसमें हम यूज कर देंगे, आगे हम बताएंगे वॉल्यूम ग्रुप का नाम vgrp01, ठीक है, ये वॉल्यूम ग्रुप का नाम है, और आगे हम स्पेस देके बता देंगे कि जनाब कौन सी पीवी ऐड करनी है। तो मैं इसको ये कमांड दूंगा, और ये देखें सक्सेसफुली एक्सटेंडेड का मैसेज आ गया। तो अगर हम अब देखें sudo vg display, और मैं इसको कहता हूँ vgrp01, तो ये देखें अब इसका साइज 17 GB हो गया। पहले 13 था, तो 5 GB की या 12 GB था, 5 GB की और ऐड होगी, तो तकरीबन साइज इसका जो है वो बढ़ के 17 से ऊपर। अच्छा, वो जो हमने vg extend की कमांड लाई थी वो क्या थी, sudo vg extend, हाँ, यानी कि sudo वॉल्यूम vg extend, हाँ, यानी कि वॉल्यूम ग्रुप का नाम दे दिया, हाँ, और आगे पीवी का नाम दे दिया कि कौन सा पीवी ऐड करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये कमांड से क्या होगा कि रन टाइम के ऊपर आपके वॉल्यूम ग्रुप के अंदर आप एक और पीवी ऐड कर सकते हैं। अब जब आपने एक और पीवी ऐड कर लिया, अब हो सकता है कि आपका जो है वो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपको जो लॉजिकल वॉल्यूम है उसको इंक्रीज करना हो साइज को। तो अगर आपने उसके साइज को इंक्रीज करना है तो आप कमांड कौन सी यूज करेंगे, क्योंकि हमने ये पीवी इसलिए ऐड किया कि हमने एक पार्टीशन के साइज को इंक्रीज करना है, तो उसके लिए आप कमांड यूज करेंगे sudo lv extend, ठीक है, lv extend कमांड यूज करेंगे, lv extend, ठीक है, lv extend कमांड और माइनस कैपिटल L, और आगे आप बता देंगे साइज प्लस कितना साइज इंक्रीज करना है। लेट्स सपोज आप कहते हैं यार 1000 M जो है 1000 या 1 गीगाबाइट जो है वो ऐड कर दो, किस पार्टीशन के अंदर, यहाँ हम बताएंगे dev vgrp01 और कौन सा वॉल्यूम 01, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ इसको। तो वॉल्यूम 01 में आप रन टाइम के ऊपर अब ये देखें, ये हम इसको एक्सटेंड कर रहे हैं साइज को। तो ये मैंने जनाब इसको जैसे ही एक्सटेंड किया तो उसने कहा जी सक्सेसफुली रीसाइज्ड। अब ये जो वॉल्यूम 01 था वो सक्सेसफुली रीसाइज्ड हो गया, ठीक है, और स्टिल वो इस वक्त आपके उस पे माउंट भी है, ये देखिए, ये अगर आप अच्छा, देखें यानी कि पहले हमने जो है वो वॉल्यूम ग्रुप का जो है वो साइज एक्सटेंड किया, उसके बाद हाँ एलवी का साइज आप वैसे भी एक्सटेंड कर सकते हैं अगर वॉल्यूम ग्रुप के अंदर ऑलरेडी स्पेस मौजूद है। ये तो मैंने एक सिनेरियो क्रिएट किया कि जी वॉल्यूम ग्रुप में स्पेस खत्म हो गई है, तो मैंने एक पीवी और ऐड किया, और उसके बाद फिर मैंने एलवी एक्सटेंड कमांड से अपने लॉजिकल वॉल्यूम को मैंने और वो कर दिया, ठीक है। अच्छा, ये तो हो तो गया है, लेकिन फाइल सिस्टम को अभी आपने जो है ना उसकी एक अलग कमांड होती है, क्योंकि जरूरी नहीं कि फाइल सिस्टम ने भी उसको साइज को डिटेक्ट कर लिया हो। तो अगर आप df-h कमांड देखें तो इसमें लॉजिकल वॉल्यूम में देखें स्टिल वहीं 8.1 GB आ रहा है, जबकि इसमें 9.1 GB आना चाहिए, बिकॉज हमने इसका साइज इंक्रीज कर दिया। तो अब हम देखते हैं कि क्या इसको किस तरह कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए फिर आपके पास कमांड जरा दिखाइएगा प्लीज, वो जो एलवी एक्सटेंड वाली कमांड थी, ये कमांड थी, इसमें प्लस के साथ आप बताएंगे माइनस कैपिटल आगे और कितना प्लस माइनस एल मींस मतलब और माइनस करेंगे तो रिड्यूस करेंगे फिर, तो वो रिड्यूस की कमांड होती है, एलवी रिड्यूस कमांड। डैश एल है ये इसका, हाँ, ये जो है ये बेसिकली साइज बताने के लिए लेंथ कितनी है, बेसिकली टोटल कितनी आप अच्छा राइट, तो ये आप बताते हैं, तो ये हमने बताया इसको, ठीक है। तो अच्छा, अब नेक्स्ट मैं बता रहा था कि ये हमने एक्सटेंड तो कर दिया लॉजिकल वॉल्यूम को, लेकिन फाइल सिस्टम को अभी तक पता नहीं चला। तो उसको पता चलाने के लिए एक कमांड अलग से होती है जो फाइल सिस्टम की कमांड होती है। जिस तरह आपने lv extend कमांड चलाई टू एक्सटेंड लॉजिकल वॉल्यूम, साइज ऑफ द लॉजिकल वॉल्यूम, इसी तरह फाइल सिस्टम की भी कमांड है जो कि
फाइल सिस्टम को बताती है कि भाई आपके पास ये एक्स्ट्रा स्पेस आ गई है, अब आप इसको इंक्लूड कर लें अपने अंदर, ठीक है। तो उसके लिए फिर कौन सी कमांड होती है, sudo resize, ठीक है, resize to fs, ये बेसिकली कमांड होती है। तो ये कमांड देके आप dev, लेट्स सपोज हमने वॉल्यूम ग्रुप 01 और उसमें वॉल 01 इसमें इंक्रीज किया था, तो जैसे मैं ये कमांड एग्जीक्यूट करूंगा तो इसने कहा जी कि ये देखें अब इसने वो रिसाइज किया, और अब हम अगर df-h कमांड का व्यू लें तो अब ये देखें ये 9.6 GB होगी, पहले ये 8.6 था, अब 9.6 GB होगी। तो दिस कमांड इज नेसेसरी टू एग्जीक्यूट। अब फाइल सिस्टम, अब और ये रन टाइम पे हो रहा है, कोई आपका डाटा लॉस नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, एवरीथिंग इज ऑन द रन टाइम के ऊपर हम कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू कैन यूज दिस कमांड। क्लियर है? कोई क्वेश्चन? नहीं, क्लियर है। इसी तरह अगर आपने कोई रिमूव करना हो, अपने लॉजिकल वॉल्यूम को डिलीट करना हो, तो पहले आप, फॉर एग्जांपल मैं 2 को डिलीट करना चाहता हूँ, तो पहले आप उसको अनमाउंट करेंगे /dev/vgrp01/volume02, ये अनमाउंट हम sudo कमांड यूज करेंगे, sudo अनमाउंट, ठीक है, ये अनमाउंट होगी। अच्छा, अब ये अनमाउंट होगी तो उसके बाद अब इसको अगर आपने lv रिमूव कमांड अगर आपने देनी है तो क्या यूज करेंगे आप, यहाँ यूज करेंगे sudo, और etcfs टैब के अंदर भी एंट्री आपने रिमूव करनी है तो वो भी हम रिमूव कर देते हैं, sudo vim/etcfs टैब, और यहाँ पे हम जो वॉल्यूम 2 की ये वाली जो एंट्री है इसको डिलीट कर देते हैं। ये चीजें मेक श्योर करनी है कि ये चीजें डिलीट कर दें, क्योंकि अब आप पार्टीशन को डिलीट करने लगे। तो ये करके उसके बाद फिर आप sudo lv रिमूव कमांड, ठीक है, और आगे आप बता देंगे dev vgrp01 और वॉल्यूम 02, ठीक है, ये आप पूरा पाथ दे देंगे। जैसे इसको एंटर करेंगे तो वो कह रहे डू यू रियली वांट टू रिमूव एक्टिव लॉजिकल वॉल्यूम, आप कहेंगे यस, तो ये सक्सेसफुली रिमूव हो गया। तो अगर आप lsbl कमांड lsbl कमांड देखें तो अब ये आपको दिखा रहा है कि जी कोई वॉल्यूम ग्रुप 2 एग्जिस्ट नहीं करता, सिंपल वॉल्यूम ग्रुप 1 एक एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। और लेट्स सपोज अगर आपने मैं इसको 1 को भी रिमूव करना चाहूँ तो मैं 1 को भी रिमूव कर सकता हूँ, अनमोड 1 को रिमूव किया, sudo कमांड यूज करके मैं 1 को, मैं अब ये जो मैंने काम किया था मैं उसको रिवर्ट वापस कर रहा हूँ। तो जस्ट टू शो यू कि हाउ टू रिमूव ऑल दीज कॉन्फ़िगरेशन अगर आपने लेट्स सपोज डिलीट करनी है। तो अनमाउंट किया, उसके बाद फिर आप इसको fs टैब के अंदर इस एंट्री को डिलीट कर देंगे जो आपने क्रिएट की थी, ठीक है, और बाहर आ जाएंगे, एंड देन उसके बाद नेक्स्ट कमांड आप कह देंगे lv रिमूव वॉल्यूम 01, ठीक है। तो ये कहेगा यस और ये रिमूव होगी। तो अब अगर हम देखें तो हमारे पास जो lsbl के कमांड है उसमें आप ये देखें कुछ भी नहीं है, कोई वॉल्यूम नहीं बचा, सारे कोई वॉल्यूम ग्रुप एग्जिस्ट करता है लेकिन वॉल्यूम एग्जिस्ट नहीं करता। तो अब अगर वॉल्यूम ग्रुप को रिमूव करना हो तो sudo vg रिमूव कमांड यूज करेंगे, vg रिमूव, ठीक है, vg रिमूव और उसके आगे वॉल्यूम ग्रुप का नाम, ये सक्सेसफुल रिमूव, ठीक है। और अगर आपने pv इसको रिमूव करना है तो उसके लिए फिर अगेन sudo pv रिमूव कमांड इसको यूज करेंगे, और आगे dev sd dev sdc1 कर देते हैं, sudo dev sdd1, ठीक है। ये मैं 2 रिमूव कर रहा हूँ लेट्स सपोज, तो ये देखें 2 रिमूव हो गई। तो अब अगर हम देखना चाहें lsbl के कमांड से तो इस वक्त हमारे पास पार्टीशन तो एग्जिस्ट करती हैं लेकिन अब वो वॉल्यूम ग्रुप सब कुछ हर चीज हमने उड़ा दी है, नथिंग स्पेयर। तो अब इसका फायदा ये है कि हम इनको इन जो ये बनाई हुई हमने ये 3 इनको आप चाहें तो एग्जिस्टिंग में यूज कर सकते हैं। ये जो आपने इंस्टॉलेशन के दौरान अगर बनाई थी तो आप यहाँ भी यूज कर सकते हैं। किस तरह? अब मैं वही चीज sudo vg extend, ठीक है, ग्रुप का नाम क्या है rhel-192, ठीक है, ये वॉल्यूम ग्रुप का नाम है, सॉरी rhel_192, ठीक है। ये वॉल्यूम ग्रुप जो एग्जिस्टिंग है उसको मैं इंक्रीज करना चाह रहा हूँ
लेट्स सपोज मैं कहता हूँ dev sdb1 यूज कर लो और dev sd1 को, क्योंकि बाकी पीवी से मैंने रिमूव कर दिए, तो मैं इसको जैसे ही कहूंगा ना तो ये देखें सक्सेसफुली एक्सटेंडेड। अब वो जो मैंने पीवी बनाया था वो पीवी मैंने एग्जिस्टिंग में ऐड कर दिया, तो दिस इज हाउ यू कैन, तो एग्जिस्टिंग में भी ऐड हो गया। अब आप अगर रूट के पार्टीशन का साइज इंक्रीज करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं, अगेन वही sudo lv, अब ये मैं देखें लाइव एक्टिव उसी करने लगा हूँ, sudo lv, हम वॉल्यूम ग्रुप को एक्सटेंड हमने कर दिया ना। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप हमने करना है कि इसको एक्सटेंड करने के बाद हमने वॉल्यूम को एक्सटेंड करना है, ठीक है। lv एक्सटेंड कमांड से -l, और मैं से कहता हूँ कि लेट्स सपोज 4 GB 4000 M ऐड कर दो, किस में, प्लस करके। अब देखिए मैं कौन सा वॉल्यूम ग्रुप देने लगा हूँ, /dev/rhel और _192 और रूट, ठीक है, ये मैं देने लगा हूँ। तो ये मैं इसको एंटर किया, उसने कहा सक्सेसफुली रीसाइज। अभी रीसाइज हुआ नहीं है, उसके लिए अगर आप हम df-h कमांड देखें तो रूट का साइज हमारे पास जो टोटल आ रहा है वो इस वक्त हमारे पास ये जनाब रूट का, ये देखें ये तकरीबन कितना आ रहा है 8.17 GB, ठीक है, ये 17 GB है, 8.6 यूज होगी, 7.9 रिमेनिंग है। अब मैं बेसिकली कौन सी कमांड चलाता हूँ, sudo resize to fs, और आगे मैं बता देता हूँ इसको वॉल्यूम ग्रुप का नाम, सॉरी उसका जो लॉजिकल वॉल्यूम है उसका नाम बता देता हूँ। तो dev मैपर यूज कर लेते हैं इस दफा, rhel 192 आगे रूट। तो ओके, अच्छा अब हम अगर df मैंने इसने नहीं की, ओके 17 GB, अच्छा रूट को इसने हमारे पास resize to fs dev मैपर rhel 192 रूट, sudo का नाम ऐड मैजिक नंबर, अच्छा नहीं इसने नहीं किया उसको, ठीक है, resize to fs xfs फाइल सिस्टम तो नहीं है, एक मिनट है, resize to fs, अच्छा हमारे पास एक मिनट, sudo ऐसे नहीं आएगा, sudo lv scan dev volume group, सॉरी rhel, बल्कि मैपर से कर लेते हैं, dev मैपर rhel _192 और डैश रूट, ऐसे ही है, हाँ ठीक है जी। इसको हम अभी स्कैन कर लेते हैं, तो इसको हमें दिखाना चाहिए, अच्छा एक्सेप्ट नहीं करता आपको, ठीक है, वैसे अभी स्कैन कर लेते हैं। तो ये रूट है जी 20, देखें यहाँ पे साइज इंक्रीज कर दिया उसने 20.32 GB, लेकिन फाइल सिस्टम उसको जो है वो अभी नहीं दिखा रहा, तो वो हम भी देख लेते हैं, LV डिस्प्ले, सॉरी। तो ये हमारे पास rhel 192 और ठीक है जी 20 साइज आ रहा है, ओके resize to fs, ठीक है जी, डिवाइस न्यू साइज एंड टू फाइल, ओके हम इसको मैन कमांड से चेक कर लेते हैं। ओके बेसिकली ओके ठीक है, दैट इज अ प्रॉब्लम, क्योंकि जो हमारा रूट की पार्टीशन है वो बेसिकली XFS फाइल सिस्टम है और ये सिर्फ ext2 और ext3 फाइल सिस्टम को करती है, तो इस वजह से जो है वो सेम होना चाहिए ना फाइल सिस्टम। हाँ फाइल सिस्टम बेसिकली जो उसके ऊपर फाइल सिस्टम है ना हमारे, अल्लाह भला करे, वॉल्यूम ग्रुप के ऊपर, वॉल्यूम नहीं वॉल्यूम ग्रुप के ऊपर नहीं, जो लॉजिकल वॉल्यूम है ना रूट की जो पार्टीशन है वो उसका बेसिकली उसके लिए जो है ना वो
कर रही है, प्रॉब्लम कर रही है कि जी वो आप उसके लिए रीसाइज टू एफएस कमांड नहीं यूज कर सकते फॉर एक्सएफएस फाइल सिस्टम। जो रीसाइज टू एफएस कमांड है वो सिंपल यूज हो सकती है आपके लिए, इसके लिए सॉरी, ये आपकी अल्लाह भला करे, इसके लिए ext2 ext3 और ext4 के लिए। तो इसके लिए एक कमांड और है, वो मैं देख लेता हूँ, sudo xfs। ओके, ये इसमें काफी सारी कमांड है xfs की, ठीक है। xfs अंडरस्कोर ये ग्रो कमांड को देखते हैं, ठीक है, इसको हम चेक कर लेते हैं। xfs grow -d और आगे हम दे देते हैं पार्टीशन dev /mapper और वॉल्यूम ग्रुप और सॉरी rhel 192 रूट। ओके, ले जी, ये कमांड बेसिकली XFS फाइल सिस्टम, क्योंकि ये XFS फाइल सिस्टम था इसके ऊपर, तो उसकी अलग से कमांड होती है, तो वो हमने की। अब मैं अगर df-h कमांड एग्जीक्यूट करूं तो अब ये देखें, ये 21 गीगाबाइट होगी। पहले ये 17 दिखा रहा था, अब 21 गीगाबाइट दिखा रहा है, ठीक है। ये कमांड कौन सी थी XFS के लिए? हाँ, ये कमांड है, ये XFS _ grow fs हाँ, अच्छा, -d डैश, तो हाँ, डैश -d से आप आर्ग्यूमेंट देंगे इसका, जो डिस्क है बेसिकली, जिसको आपने बेसिकली वो करना है, ग्रो करना है, तो ये उसका बता रहा है बेसिकली। तो इसको अगर हम देख लें man xfs _ grow fs, तो ये आपको बताएगी यहाँ पे एक्सपेंड एन XFS फाइल सिस्टम, ठीक है। तो ये उसके लिए, और -d से हम उसको जो है वो साइज हम बता सकते हैं। साइज हमने ऑलरेडी नहीं बताया, अगर साइज इसमें अगर -d से अगर साइज बता देते तो फिर सिर्फ अगर 4 GB एक्सटेंड किया और 2 GB देते इसको, तो सिर्फ 2 GB से इसको रिसाइज करता, बाकी 2 GB रख लेता। तो -d ना भी दें तो कोई मसला नहीं है, आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते। तो ये बेसिकली आपका टॉपिक था एडवांस स्टोरेज के हिसाब से, ठीक है। तो ये आपकी जो है ना वो ख़त्म हो गया। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट फेज़ 2 जो है RSC का, जिसमें हम इंशाल्लाह फायरवॉल से स्टार्ट करेंगे, जो लिनक्स की फायरवॉल है, और उसके बाद फिर आगे एक्सटेंड करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, जैसे हमें हमारे एग्जिस्टिंग लेक्चर्स वगैरह में अभी हम प्रैक्टिस वगैरह करेंगे, तो कोई इशू हुआ तो आपसे किस तरह से पूछ सकते हैं? मतलब आप मेरा वो ईमेल एड्रेस kashif@itechnet.com पे आप ईमेल कर दें तो मुझे मिल जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, चलो, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है ना, इंशाल्लाह। तो फिर मसला हो ठीक है, ठीक है, चले, सही है, सही है। चलो ठीक है जी, इंशाल्लाह फिर चलो, कल मुलाकात, नेक्स्ट वीकेंड इंशाल्लाह मुलाकात होगी इंशाल्लाह। चलो, वही वेडनेसडे को ना, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। फिलहाल वैसे ही है, अगर कुछ चेंज होगी तो फिर राहील आपको इंशाल्लाह फिर गाइड कर देगा। अच्छा, चले, ये अच्छा, और ये जो बताएं कि ये इनफ, ये जो आपने बता दिया है, मतलब अभी तक हमने जो कवर किया है, ये इनफ है अपनी प्रैक्टिस वगैरह करें इसकी, तो जी ये इस RHCSA का एग्जाम वगैरह पास कर सकते हैं ना? एग्जैक्टली अगर आपको लगता है कोई टॉपिक मिस हो गया है या स्किप हो गया, तो आप मुझे, जब हम ज्वाइन करेंगे दोबारा, आप मुझे बता दीजिएगा, तो मैं आपको वो भी करा दूंगा। बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, लेकिन मेजर हाँ, टॉपिक्स जो मैंने कराए हैं, जो एग्जाम में आते हैं, वो यही है जो होते हैं। बाकी कुछ अच्छा, सारी बातें RSCSC की आपको बहुत सारी बुक्स मिल जाएंगी, उसमें कुछ उन्होंने एक्स्ट्रा चीजें भी डाली होती हैं, तो कोशिश की है मैंने जितना मैं कवर कर सका। जिस तरह ये टॉर की और ये चीजें ये नहीं थी आपकी रैपिड कोर्स में, लेकिन मैंने वो भी डाल दी, तो होपफुली काफी हद तक हमने कवर किया है, कोई हमने छोड़ी नहीं चीज। फायरवॉल का जो मॉड्यूल है वो इंशाल्लाह हम आगे हमने शिफ्ट किया है, वो हम आगे करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, चलें, ठीक है, चलें, सही है, सही है। चलो होती है इंशाल्लाह फिर आपसे 22 को इंशाल्लाह जरूर, मुलाकात। ओके, ओके जी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।